अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल कहानी। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है सिलसिले मोहब्बत के। इसके राइटर हैं इकबाल बानो। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। शाहमीन, तुमने इस बार फिर एक जिंदगी को दुनिया में आने से कबल मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम्हें एहसास है कि तुम दूसरी बार कत्ल जैसे कबीह जुर्म की मुर्तकिब हुई हो। व्हाट नॉनसेंस बासित। नाखून फाइल करते हुए उसने बासित को देखा। तुम कातिल हो शामीन, वो बोला। पागलों जैसी बातें मत करो, इसमें कत्ल की क्या बात है। मैं अभी बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, दैट्स ऑल, वो बेपरवाही से बोली। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे घर बच्चे हो। और बासित ने कुछ कहना चाहा तो वो उसकी बात काट कर बोली, मैं अभी इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहती। ये बहुत खूबसूरत बखेड़े हैं। तुम जैसे छोटे जहन का बंदा ही इन बखेड़ों को खूबसूरत कह सकता है। भला जंजीर भी कोई पसंद करता है? वो सर झटक कर बोली, रंग फूल बच्चे, इन्हीं से तो जिंदगी खूबसूरत है। तुम्हें पता नहीं शायद कि हम बच्चों के साथ जिंदगी को ज्यादा एंजॉय करेंगे। बासित का लहजा धीमा था। माय फुट, उसने अपने बालों को झटका और गुस्से से बोली, तुम इंतहाई दकियानूसी इंसान हो। वो उसके पास बेड पर आकर बैठी। तुम्हें पता है, जुलाई में मैंने पेरिस एक कॉन्फ्रेंस में जाना है और भला मैं प्रेग्नेंट हालत में वहां जा सकती हूँ? उसने बासित की आंखों में देखा। तो ना जाओ। बासित के लहजे में कई ख्वाहिशें कूक रही थीं। तुम्हारी फजूल सी ख्वाहिश पर मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। ये फजूल ख्वाहिश है? बासित ने निहायत इस्तेहकाक से पूछा। हाँ तो और क्या। तुम्हारी इस ख्वाहिश की वजह से मैं अपना नाम और मकाम दांव पर नहीं लगा सकती। फिर बच्चों के बगैर मैं खुद में कोई कमी नहीं पाती। मुझे तो लगता है तुम मेरे बगैर भी कोई कमी ना पाओ। तुम गलत समझ रहे हो बासित, हमारी जिंदगी में कहाँ कमी है। शामू, मेरा जी चाहता है कि मैं घर आऊं तो कोई मासूम वजूद मेरी टांगों से लिपट जाए। मैं उस मासूम को उंगली पकड़ कर चलाऊं और प्लीज रहने दो ये दीवाने के ख्वाब। अगर ऐसा था तो तुम किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करते जो हर साल बच्चे पैदा करती और तुम दाल रोटी के चक्कर से ही ना निकलते। असल में मुझे तुम जैसे शख्स से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम कंजर्वेटिव जहनियत के हो, शाहमीन ने नफरत से कहा। तुम मुझे, मारे गुस्से के बासित की आवाज ही नहीं निकल रही थी। सच कह रही हूँ, तुम्हें जो मैं बनाना चाहती थी तुम नहीं बन पाए, और जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं बन सकती। शर्मीन के भी तो बच्चे हैं। बासित ने उसकी छोटी बहन का नाम लिया। उनके साथ ही उसकी शादी हुई थी और अब 3 बच्चे थे। उसकी बात और है। क्या बात और है? वो भी इतनी ही सोशल है जिस कदर तुम हो। तुम्हारी भाभी सोनिया भी तो एक एनजीओ चला रही हैं। उन्होंने जिंदगी में एक तरतीब रखी है। मैं बगैर तरतीब के हूँ, वो तड़क कर बोली। बिल्कुल, बगैर तरतीब के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तुम भी सोच लो। क्या सोचूं? वो उठकर दोबारा ड्रेसिंग के सामने बैठ गई। यही कि बकाए नस्ल के लिए औलाद की कितनी अहमियत है। मुझे बच्चों की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम दूसरी शादी कर लो। शाहमीन, मारे हैरत के बासित की आवाज फुट गई। तुम होश में तो हो? सोचा भी है तुमने कि तुम क्या कह रही हो? बासित ने उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाई। सोचने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। बगैर औलाद के रह सकते हो तो ठीक है, मुझे मजबूर मत करो। मेरा दिल जब चाहेगा बच्चे पैदा कर लूंगी। उसने कहा जैसे ये उसके हाथ में हो। ऐसा ना हो कि जब तुम्हारा दिल चाहे तो अल्लाह की रहमत रुख मोड़ ले और तुम तरसो। मैं ऐसी बेवकूफाना ख्वाहिश पर कभी नहीं तरसूंगी। वो इस्तफामी अंदाज में मुस्कुराई। बाकर की शादी हमारी शादी के 2 साल बाद हुई थी। कैसी प्यारी बेटियां हैं उसकी। बासित ने अपने छोटे भाई का नाम लिया। प्लीज बासित, मुझे तुम उस पेंडू औरत से तो ना मिलाओ जो हर वक्त किलकिल हंसती रहती है। यूं भी देहाती औरतों को बच्चे पैदा करने के सिवा आता ही क्या है। वो तमस्कर से बोली तो बासित का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। मैं भी तो पेंडू हूँ। कहते तो तुम सही हो, वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें अपने माहौल के मुताबिक बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, मगर तुम 6 साल में भी नहीं बदले। खैर, सुधर जाओगे। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई।
बासित सुलग उठा कि कभी कभी उसकी यही तंजिया मुस्कुराहट बासित के वजूद में भांभर चला देती थी। मैं पार्लर जा रही हूँ, तुमने कहीं जाना है? नहीं, ये लफ्ज गोली की तरह उसके लबों से निकला। फिर तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं? वो पूछ रही थी। और तुम्हारी गाड़ी? वर्कशॉप भेजी थी सर्विस के लिए, अगर खादिम ले आया तो ठीक है, वरना। वो पर्स उठाकर बाहर चली गई और बासित ने कुशन पर जोर से मुक्का रसीद किया, जैसे वो कुशन ना हो, शामीन का मुंह हो। जहन्नुम इसके अलावा भी होगा। इस घर में जिस आग में मैं जल रहा हूँ, क्या जहन्नुम की आग इससे सवा होगी? बासित ने तवील सांस ली और बैकग्राउंड से सर टिका दिया। कैसी औरत हो तुम शामीन, जिसे शौहर की ख्वाहिश का एहसास नहीं, जो मियाँ की ख्वाहिशात को जूते की नोक पर रखती है। क्या है, सिर्फ एक बच्चे की ख्वाहिश ही तो की है। मैंने कोई खुदाई तो नहीं चाही। ये कौन सी सजा है जो रब्बुल इज्जत से मुझे मिल रही है? शायद। खौलते जहन के साथ उसने सोचना चाहा था, तभी उसके सेल फोन की बीप बजी थी। दूसरी तरफ शामीन थी। मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ, तुमने कहीं जाना हो तो चले जाना। मैं पार्लर से जिम जाऊंगी, ओके? उसका जवाब सुने बगैर शामीन ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कैसी औरत है, मियाँ घर बैठा है और ये अपनी रूटीन ही नहीं बदल सकती। बासित ने आज महीनों बाद ऑफिस से छुट्टी की थी कि रात ही शामीन ने उसे बताया था कि उसने पिछले हफ्ते अबॉर्शन करवाया है। बासित ये सुनकर महावरतन नहीं, हकीकतन सुन होकर रह गया था। वो सारी रात सुख से सोती रही और बासित छत को घूरता रहा। बार बार उसकी नजरों के सामने छोटी छोटी बाहें आ जाती, गोल गोल पटपटाती आंखों वाला गुलगोथना बच्चा सामने ही हुमकने लगता। उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, जबकि शामीन को बच्चों से चिढ़ थी। हालांकि वो अपने भांजे भतीजियों को प्यार करती थी, मगर अपने बच्चे पैदा करने से उसे मौत आती थी। और अब दूसरी मर्तबा उसने यह हरकत की थी, बगैर बासित को बताए। हालांकि पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो बासित से वादा किया था कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी, और अब उसने सारे वादे भुला डाले थे। बासित बहुत दुखी था, मगर शामीन को तो परवाह भी न थी। औरत का ये रूप देखकर वो बेहद हैरान था। स्याह आहनी गेट का छोटा गेट मेहरबान माँ के बाजुओं की तरह खुला हुआ था। वो अंदर आया तो सामने ही बरामदे में रसिया अपनी बच्ची नायला के साथ चारपाई पर बैठी थी। पहले नायला की नजर उस पर पड़ी। अम्मी, मामा आए हैं। उसने माँ को इत्तला दी और फिर भागती हुई उसके पास आई तो बासित सुर्ख ईंटों के फर्श पर रुकनू बैठ गया और नायला को बाहों में भरकर उसे चूम लिया। सलाम भाई। रजिया सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती उसके करीब आई। कैसी हो रजो? उसने रजिया का सर थपथपाया। दुआ है आपकी। अम्मा नजर नहीं आ रही? वो इधर उधर देखते हुए बोला। वो बतूल फातिमा की तरफ गई हैं, बस आने ही वाली होंगी। रजिया ने बरामदे में पड़ी कुर्सी छाड़ते हुए बताया। तुम कब आई? हमें आए 3 दिन हो गए हैं मामा, नायला ने उसकी गोद में बैठते हुए कहा। तो मुझे इत्तला नहीं दी? उसने शिकवा कुना नजरों से बहन को देखा। वो भाई असल में याद नहीं रहा, हमारा फोन खराब था, आज सही हुआ है। रजिया ने हंसकर बात बनाई। हालांकि उसने तो आते ही बासित को फोन किया था और शाहमीन ने कहा था कि वो बासित को बता देगी और वो दोनों उसे मिलने आएंगे। चाय पियोगे? रजिया ने पूछा। ले आओ, सर में दर्द है, बासित ने कहा। बेहतर, मैं अभी लाई। वो किचन में चली गई। कैसी औरत हो तुम शाहमीन, रजिया ने तुम्हें यकीनन फोन किया होगा कि भाई से कहो कि मैं आई हूँ, और तुमने नहीं बताया। झूठ कितनी जल्दी खुल जाता है, तुम्हें इसकी खबर नहीं। वो रजिया के घबराए हुए अंदाज से समझ गया था कि शाहमीन को रजिया के आने का पता है। मामा, मेरी डॉल अच्छी है ना? नायला की आवाज पर वो मुस्कुराया। हाँ बेटा, बहुत अच्छी है। मामा, अम्मी इसका लहंगा बना रही हैं, फिर हम इसे दुल्हन बनाएंगे। अच्छा, फिर? वो शौक से बोला। फिर इसकी शादी कर देंगे। किससे? उसने दिलचस्पी से नायला को देखा। आपसे। 4 साल नायला बहुत बातूनी और ज़हीन थी। ओह, वो जोर से हंस दिया। सॉरी मामा। नायला उसके हंसने पर पजल हो गई। क्या हुआ? रजिया चाय लेकर आ गई थी, कब बासित को पकड़ाया। मेरे लिए मेरी भांजी ने रिश्ता ढूंढा है, वो मजा लेकर बोला। क्या? रजिया हैरत से भाई को देखने लगी। हाँ, ये अपनी डॉल की मुझसे शादी करेगी, बासित ने बताया और रजिया जोर जोर से हंसने लगी। घर में तो सब खैरियत है ना? बासित पूछ रहा था। जी भाई, अल्लाह का शुक्र है।
अय्यूब का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, एहसान है रब की जात का, गुजर औकात अच्छी हो जाती है, रजिया ने नायला की पोनी दुरुस्त करते हुए कहा। परवीन से अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई। भाई, आप जाकर उसे ले आए ना, बड़ा दिल चाह रहा है। पिछले माह यहाँ आई थी वो, बासित ने बताया। मैं तो 1.5 साल से नहीं मिली, वो आती है तो मैं नहीं आ पाती, मैं आऊं तो वो नहीं आ सकती, घर के पखेड़े खत्म ही नहीं होते। अम्मा कह रही थी कैसे आए, 15 दिन हुए गई है, आप ले आए। चलो मैं कल जाकर ले आऊंगा। शुक्रिया भाई, मैं उसके लिए उदास हूँ। मैं जरा रेस्ट कर लूं, अम्मा आए तो जगह देना, बासित ने उसे खाली कप पकड़ाते हुए कहा। भाई, आज रात का खाना तो यहीं खाओगे? रजिया के लहजे में ख्वाहिश कूक रही थी। जरूर जरूर, बल्कि मुझे तो अभी भी भूख लगी है। दोपहर को क्या पकाया था? वो कुर्सी से उठते हुए फिर बैठ गया। आलू मटर, वो झिझकते हुए बोली। वही ले आओ, अरसा हुआ खाए हुए, वो खुशदिली से बोला। क्यों? हमारे घर तो ज्यादातर मटन चिकन या फास्ट फूड ही चलता है, या फिर इटालियन और चाइनीज। बासित के लब पिंच गए। वो भी फीके, हमें तो अच्छे नहीं लगते। रजिया ने सादगी से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं अभी फुलके डाल देती हूँ, आप नायला से खेलें। अब्बा भी अम्मा के साथ गए हैं? नहीं तो, वो पलटी। आज मस्जिद में दर्स है तो वहां गए हैं और लेट आएंगे। तुम जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। बासित को वाकई भूख लगी हुई थी। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। दोपहर का खाना वैसे ही शाहमीन नहीं खाती थी तो घर में पकता भी नहीं था। वो भी रात को डिनर के वक्त ही घर आता था, लेकिन आज तो वो घर में था और शाहमीन का फर्ज था कि उसके लिए लंच का इंतजाम करती, मगर वो तो सोती रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि मियाँ घर पर है तो खाना पका नहीं सकती तो कुक से तो पकवा सकती है, मगर उसे उसकी परवाह होती तब ना। अजीब से दुख ने उसके दिल को अपने हिसाब में ले लिया। कैसी चाहत, कैसी मोहब्बत, जब आप एक दूसरे पर तवज्जो ही ना दें, एक दूसरे का एहसास ही ना करें, फिर कैसा घर, कैसी बीवी और कैसा शौहर। ये बड़ा मुकद्दस और खूबसूरत रिश्ता है जिसमें मान होता है। दिल एक दूसरे के दिल से जुड़े होते हैं, मगर हमारे दिल कब जुड़े? हम तो एक दूसरे की जरूरत भी नहीं है, फिर हम साथ क्यों हैं? बासित के जहन में ढेरों सवाल थे जिनका कोई भी जवाब उसके पास न था। भाई खाना, रजिया की आवाज उसे ख्यालों के भंवर से खींच लाई। इतनी जल्दी? बासित ने हैरत से कहा। ले, क्या देर लगनी थी, सालन तैयार था, फुलके डाले, सलाद बनाई और रायता भी पड़ा था। यार बहुत भूख लगी है, रखो यहाँ। बासित ने चारपाई पर ट्रे रखने को कहा। बहनवारी, आते ही कह देते कि खाना लाओ, भूख लगी है, जैसे। रजिया कहते कहते रुकी। जैसे क्या? बासित ने उसे सवालिया नजरों से देखा। जब यूनिवर्सिटी से आते थे तो कहते थे रसो पीनो, जल्दी खाना लाओ। रजिया को पुरानी बात याद आ गई। और तुम लोग मेरे हाथ धोने तक खाना मेज पर रख देती थी। बासित को और भी बहुत कुछ याद आ गया। बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट रजिया के लबों पर थी। बासित ने पास पड़े गमले में हाथ धोए और जल्दी से खाना खाने लगा। मामा किसी को सलाह भी खाने का मार लेते हैं, नायला ने कहा। यार जब अपना पेट भूखा हो तो किसी को दावत देना याद नहीं रहता। बासित हंसा। आओ खाओ। मुझे भूख नहीं है, हमने दोपहर में खाना खाया था। नायला ने सर हिलाया। मैंने नहीं खाया, बासित बोला। दफ्तर से आ रहे हैं? नायला ने पूछा। हाँ, बासित ने झूठ बोला। नायला फिर अपनी गुड़िया से खेलने लगी थी। रजिया पास ही बैठी भाई को देख देख कर निसार हो रही थी। महीनों इन भाई बहनों में मुलाकात नहीं होती थी। रजिया गोजर खान ब्याही हुई थी, जबकि परवीन टोबा टेक सिंह बड़े मामू के बेटे अहमद यार से ब्याही गई थी। उनका छोटा भाई बाकिर एएसपी था और इन दिनों उसकी पोस्टिंग डीजी खान में थी। एक बासित था जो लाहौर में रहता था और खासा खुशहाल था, फिर भी वो आपस में मिल नहीं सकते थे। इस बड़े से घर में अब्बा अम्मा एक अदद मुलाजमा सकीना के साथ रहते थे। हालांकि कई बार बासित ने चाहा कि वो उसके साथ रहें, मगर अब्बा जी ही नहीं मानते थे। शायद उन्हें अपने इस घर से बहुत प्यार था, जिसकी एक एक ईंट उन्होंने अपनी निगरानी में रखवाई थी, जहां अम्मा ब्याह कराई थीं। 4 बच्चे हुए जिन्हें उन्होंने परवान चढ़ाया। बासित और बाकिर को अब्बा ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और अम्मा ने परवीन और रजिया को सुघड़ बनाया। बासित ने अपनी पसंद से शाहमीन से शादी की थी। वो दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे।
اور جب باسط نے اکنامکس میں MA کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو شاہمین نے بھی اس کے ساتھ ہی ایڈمیشن لیا تھا۔ ہر ایک کو ہی ان کی پسندیدگی کا علم تھا، اور جب دونوں گھرانوں کو علم ہوا تو شاہمین کو سمجھانے والے بھی بہت تھے، اور باسط کو بھی ابا نے سمجھایا تھا، اونچے گھرانے کی لڑکی بھلا اس گھر میں رہ پائے گی؟ وہ کبھی بھی ہمارے ماحول میں نہیں ڈھل سکتی۔ ابا کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا، مگر اماں سے بولا تھا، وہ مجھے چاہتی ہے اماں، اور وہ کہتی ہے کہ ہر طرح کے ماحول میں وہ خود کو ایڈجسٹ کر لے گی۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے، اماں نے کہا۔ کچھ بھی ہو اماں، میں نے شاہمین سے شادی کرنی ہے۔ سوچ لو بیٹا، یہ نہ ہو کہ پھر پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائیں۔ کیسا پچھتاوا؟ ایک محبت کی خاطر ڈھیر ساری محبتیں چھوڑنی پڑی تو پچھتاوے گلے کا ہار بن جاتے ہیں۔ اماں کا لہجہ دکھی تھا۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ تو نہیں رہا، باسط نے کہا۔ وہ لڑکی یہاں رہ پائے گی اس گنجان علاقے میں؟ رہے گی یہاں جہاں میں رہوں گا، باسط بولا۔ یہ تمہاری بھول ہے، وہ مسکرا دیں۔ اماں فضول کی دلیلیں نہ دیا کریں، بیاہ کر اس نے یہیں آنا ہے۔ ابا سے کہیں کہ میرا رشتہ لے کر جائیں، میں نے صرف شاہمین سے ہی شادی کرنی ہے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ سوکھی لکڑی کی طرح تڑخا تھا۔ جب تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو پھر ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ جاؤ کر لو اپنی مرضی۔ اماں جو بہت نرم خو تھیں ایک دم بھڑک اٹھیں۔ یوں تو پھر یوں ہی سہی، میری خوشی آپ کو عزیز نہیں ہے؟ مگر نہیں، یہ تو اس کی بھول تھی۔ اس کے والدین نے اس کی خواہش پوری کر دی جسے وہ اپنی خوشی سمجھتا تھا۔ شاہمین اگلے ماہ ہی بیاہ کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ جہیز میں اسے جوہر ٹاؤن میں فرنشڈ 2 کنال کا بنگلہ ملا تھا، جہاں وہ چوتھی کی رسم کے بعد شفٹ ہو گئے تھے کہ یہ شاہمین کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس کے سسر کی بھی تمنا تھی۔ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق وہ علاقہ نہیں ہے باسط محمود، نہ میں یہ پسند کروں گا کہ میری بیٹی وہاں رہے۔ میں اس کی ہر ضد نہیں مان سکتا، اس لیے اسے جو جہیز میں کوٹھی دی جا رہی ہے وہ وہیں رہے گی، اور تم بھی میرا آفس جوائن کر لو، انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر یہی ہے، کہاں نوکری کی خاطر جوتیاں چٹکھاتا پھروں گا۔ اس نے کسی سے مشورہ کیے بغیر سسر کی بات مان لی۔ اماں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہی رہیں، شاہمین کی بھی یہی خواہش ہے کہ… نہیں بیٹا، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں بہت پیارا ہے، ڈھیروں خواب اس کی ایک ایک اینٹ رکھتے ہوئے ہم نے دیکھے تھے۔ تم جاؤ کہ ایسا ہونا ہی تھا، اماں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، تم ذرا جلدی ہو گئے۔ میں آتا رہوں گا اماں، مجھے پتا ہے تم آؤ گے، ملو گے بھی ہم سے، مگر فاصلے بڑھتے جائیں گے، وقت نے رکنا تو نہیں ہے نا؟ اماں ایسا نہیں ہوگا، باسط ماں کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اماں نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چومی تو باسط کو لگا جیسے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی ہو۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا، میرا فیصلہ غلط ہے، مگر دوسرے پل اسے اپنا خیال غلط لگا۔ میں یہ چانس مس کر گیا تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ جس کلاس میں شادی کی ہے مجھے اسی کلاس میں موو کرنا ہے، اور پھر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ تو نہیں رہا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اپنوں کی محبت پہ اپر کلاس کی محبت غالب آ گئی تھی، اور پھر وہ شاہمین کے گھر آ گیا۔ شاہمین کے والد افتخار احمد نے اپنے آفس کی ایک برانچ اسلام آباد میں کھولی تو باسط کو وہاں بھیج دیا۔ شاہمین بھی ساتھ ہی تھی۔ اسے اتنا ارجنٹ بھیجا گیا کہ وہ اماں ابا سے بھی نہیں مل پایا، البتہ فون پر انہیں اطلاع دے دی تھی۔ ابا نے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں، اس کی کامیابیوں کے وہ بھی خواہاں تھے۔ شاہمین ساتھ تھی تو اسے دنیا کی خبر ہی نہ تھی۔ صبح آفس جاتا، شام کو آتا تو شاہمین تیار ہوتی، کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے۔ رات کا کھانا وہ عموماً باہر ہی کھاتے تھے۔ صبح وہ آفس جاتا تو شاہمین سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ملازمہ باسط کو انڈا، ڈبل روٹی اور چائے کا ناشتہ کروا دیتی۔ کئی بار باسط نے شاہمین کو کہا تھا، یار صبح ناشتہ تو بنا دیا کرو، بھائی یہ فضول کام مجھ سے نہیں ہوتے، ملازمہ کروا تو دیتی ہے ناشتہ۔ شامو، بیوی کی بات اور ہے، یہ میری خواہش ہے۔ باسط، کیا تم مڈل کلاس کے لوگوں والی خواہشیں کرتے ہو؟ وہ ہنس کر ٹال جاتی۔ آفس سے فون پر وہ ہر دوسرے دن گھر بات کر لیتا تھا اور اماں سے کہتا، میں اگلے ویکینڈ پر آؤں گا، مگر نہیں جا سکتا کہ ویکینڈ پر شاہمین ہی کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتی۔ یہاں اس کا سوشل سرکل بڑھتا جا رہا تھا۔
वीकेंड पर कहीं न कहीं वो इनवाइट होते। उसे महसूस ही नहीं होता कि शाहमीन उसे वालिदैन से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रही है। और फिर एक रात उसने ख्वाब में अम्मा को बीमार देखा तो सुबह उठते ही वो लाहौर चला गया बगैर शाहमीन को बताए। अलबत्ता वो मुलाजमा को बता आया था कि लाहौर जा रहा है। पूरे 3 माह बाद वो घर आया था और वाकई अम्मा की तबीयत खराब थी। वो बुखार में फूंक रही थी। वो अम्मा का हाथ थाम कर बोला, अम्मा, आपकी इतनी तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया नहीं? मुझे किसी ने भी नहीं बताया। कल भी परवीन से बात हुई थी। बासित ने शाकी नजरों से बहन को देखा। वो भाई, अब्बा ने मना किया था कि आप मसरूफ बहुत हैं तो इसलिए। परवीन गड़बड़ाकर अपनी सफाई पेश करने लगी। आपको खुद ख्याल करना चाहिए। अब भी आप पूरे 3 माह बाद आए हैं। रजिया उससे खासी बेतकल्लुफ थी। बस वक्त नहीं मिला। वो शर्मिंदा था। यही तो अब्बा कहते हैं। बताने का क्या फायदा होता? रजिया ने मुंह फुला कर कहा। उसे पता चल गया था कि बहन खफा है। अब मैं जल्दी जल्दी आऊंगा, बासित कह रहा था। भाई खाना खा लें, मैंने लगा दिया है, परवीन ने आकर कहा तो वो उठकर बाहर आ गया। सुबह नाश्ता किए बगैर आया था। अब भूख भी बहुत लग रही थी। तुम्हारे मामू अहमद यार ने परवीन का रिश्ता मांगा है असगर के लिए। खाने के बाद जब वो अम्मा के पास बैठा तो वो हौले से बोली, असगर अली की परचून की दुकान है और प्लीज अम्मा, आप रहने दें, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, बाहर देखेंगे। तुम्हारे अब्बा बाहर गैर बिरादरी में रिश्ता नहीं करेंगे, अम्मा बोली। अम्मा क्या पुराने वक्तों की बातें करते हैं? औलाद का सुख देखना चाहिए कि वो कहाँ सुखी रहती है, और देख तो रहे हैं तुम्हारा सुख। न जाने कब अब्बा कमरे में आए और उसका जुमला सुन लिया था। अब्बा क्या नहीं है मेरे पास? वो कह रहा था। हाँ बेटा, सब कुछ है, वो बोले। माँ बाप भाई बहन तो नहीं है? रजिया तुनक कर बोली। रजिया, अब्बा ने घुरका। मैंने तुम सबको कहा हुआ है कि बासित से कोई तल्ख बात नहीं करनी। महमूद हसन ने सरजनिश की। अब्बा, मैं तो, रजिया ने कहना चाहा मगर चुप हो गई। इन्हें हमारी जरूरत होती तो हमारे पास होते। बाकिर भी कहे बगैर न रहा। मैं अब भी कौन सा दूर हूँ। लोग तो रोजगार के लिए 7 समंदर पार चले जाते हैं, सालों नहीं आते। मैं तो इस्लामाबाद में ही हूँ, हर हफ्ते आ सकता हूँ, बासित ने कहा। आ सकते हो मगर आते नहीं। बाकिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मगर उसकी बड़बड़ाहट ऐसी थी जो सब ने सुनी। बकवास मत करो, जाओ स्टडी करो, अब्बा ने उसे डांट कर भगा दिया और वो एक तल्ख सी नजर बासित पर डालकर कमरे से चला गया। बुरा मत मानना, आजकल पढ़ाई में बिजी है, कमीशन की तैयारी कर रहा है तो जरा चिड़चिड़ा हो गया है। अब्बा ने बाकिर की तरफदारी की तो वो कुछ भी न बोल सका और फिर वो शाम तक अम्मा के पास रहा। जी चाहता था कि माँ की मेहरबान नर्म सी मोहब्बत के जरे पीता रहे, मगर उसे वापस जाना ही था। मुझे बताए बगैर तुम चले गए, क्या मैं तुम्हें जाने से मना कर देती? शाहमीन खासी तपी हुई थी। अब भी उसके लफ्ज तंजिया थे मगर लहजा नरम था। बस एकदम ही दिल चाहा और उसने कहना चाहा मगर वो उसकी बात काट कर बोली, तुम्हें पता है डैडी सुबह सुबह आ गए थे जापानी डेलीगेशन से। आज दोपहर मीटिंग थी। ओह, बासित ने सर थाम लिया। और गालिबन तुम्हें डैडी ने 2 रोज कबल इन्फॉर्म भी किया था, वो लफ्ज चबा चबा कर बोली। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। बासित परेशान हो गया। इस तरह बिजनेस नहीं होते बासित महमूद, बहुत सी कुर्बानियां दी जाती हैं तब जाकर बैंक बैलेंस बढ़ते हैं, वो जहरखुन लहजे में बोली। यार मुझे वाकई याद नहीं रहा। मैं अंकल से सॉरी कर लूंगा, बस अम्मा की तबीयत खराब थी, मुझे जाना पड़ा। मुझे देखो, मैं तो नहीं जाती मैके भागकर, 3 माह से तुम्हारे साथ यहाँ ही हूँ। क्या मेरा दिल नहीं चाहता अपने मैके जाने के लिए? एक तुम हो, एक फोन उन्होंने झूठा खड़का दिया और तुम भाग लिए। मुझे कोई फोन नहीं आया था, बासित ने तुर्शी से कहा। फिर तुम पर वही उतरी होगी कि अम्मा बीमार है, वो तुनक कर बोली। शाहमीन, तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? बासित हैरान था। मैं सही कह रही हूँ। खैर, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। मेरी माँ बीमार थी और मैं उन्हें पूछने गया था। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। आज पहली बार उनमें तलखी हुई थी, मगर तुम अपनी जॉब के पाबंद हो। डैडी बहुत खफा हो रहे थे, शाहमीन ने बताया। मैं बात कर लूंगा, बासित ने कहा और बाथरूम में घुस गया। शाहमीन होंठ कुचल कर रह गई। हालांकि उसके डैडी ने सुबह फोन करके
یہ بتایا تھا کہ آج جس ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کینسل کر دی گئی ہے کہ ان کے 2 ممبرز کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، اور یہ کہ باسط کو بتا دے میریٹ ہوٹل میں جو بکنگ ہے وہ بھی کینسل کروا دی جائے۔ وہ اس وقت سوئی ہوئی تھی جب ڈیڈی کا فون آیا تھا۔ پھر اس نے سوچا آخر ڈیڈی نے آفس فون کیوں نہیں کیا؟ کیا باسط آفس میں نہیں؟ یہ خیال اس کے ذہن میں سرسرایا۔ تب اس نے بیل دے کر ملازمہ کو بلایا۔ تاجی صاحب کیا آفس چلے گئے؟ وہ جی آج آفس نہیں گئے، تاجی نے بتایا۔ پھر؟ شاہمین نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے میں لاہور جا رہا ہوں۔ کیوں؟ شاہمین نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں، آپ فون کر لیں۔ مشورے کا شکریہ، میرے لیے جوس لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ کتنا میں نے چاہا کہ باسط تم اپنے گھر والوں کو بھول جاؤ، اور خیر آئندہ تم نہیں جا سکو گے، بھلانا ہوگا تمہیں باسط محمود ان کمتر لوگوں کو۔ شاہمین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باسط کے دل و ذہن سے اس گھر کے ایک ایک نقش کو کھرچ ڈالے۔ سارا دن وہ کھولتی رہی، اس نے باسط کے سیل پر فون بھی نہیں کیا۔ شاید وہ اسے یہ جتانا چاہتی تھی کہ اسے باسط کی کوئی پرواہ نہیں، اور جب وہ آیا تھا تو نہ وہ اس سے لڑی تھی اور نہ ہی خفا ہوئی تھی، مگر لہجے کی تلخی اس سے نہیں چھپا سکی۔ باسط نے اسے منا لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ اسے بتائے بغیر لاہور نہیں جائے گا۔ پھر 1 ہفتے بعد ہی کی بات تھی کہ شامین کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے پورے جسم پر دانے نکلنے لگے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ الرجی ہے، اور اسلام آباد میں اکثر لوگوں کو اس موسم میں یہ الرجی ہو جاتی ہے۔ شاہمین جو اپنی بے انتہا کیئر کرتی تھی، اسے اپنی اسکن کا ازحد خیال رہتا تھا، وہ بھلا کیسے خود پر یہ داغ برداشت کرتی؟ ڈیڈی آپ یہاں کسی کو بھیج دیں، ہم لاہور آ رہے ہیں، اس نے باپ سے کہا تھا اور ساری تفصیل بتائی تھی۔ شامیں تمہاری خواہش پر میں نے اسلام آباد میں آفس کھولا تھا، حالانکہ کوئی ضرورت نہ تھی، مگر اب ڈیڈی میں بیمار ہو گئی ہوں، مجھے الرجی ہو گئی ہے، اور اوہ تم فوراً آ جاؤ۔ وہ تمام حالات سن کر بولے۔ باسط؟ شاہمین نے کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولے، وہ پھر آ جائے گا، آپ کسی کو یہاں بھیج دیں بس، یا پھر یہ آفس بند کر دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ افتخار احمد حیران تھے۔ ہے ممکن، میں کچھ نہیں جانتی، ہم نیکسٹ ویک آ جائیں گے، آپ انتظام کریں پلیز ڈیڈی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ جو تمہاری مرضی۔ وہ ہار گئے، اور یوں وہ صرف 4 ماہ بعد ہی لاہور آ گئے، اور شاہمین کی بیماری بھی چند دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ یہاں آ کر وہ مصروف ہو گئی کہ اس کا سوشل سرکل تو پہلے ہی تھا، اس کی دوستیں اسے واپس خود میں دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ باسط آفس سے اکثر اماں سے ملنے چلا جاتا، اماں خوش ہوئیں، البتہ ابا کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ جب بھی جاتا وہ مسجد جا چکے ہوتے یا جانے کی تیاری کر رہے ہوتے، یا پھر اپنے اسٹور پر ہوتے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، باسط مصروف سے مصروف تر ہوتا گیا، والدین سے ملنے کا وقفہ پڑنے لگا، اور اسے پتا بھی نہ چلا کہ کب رضیہ اور پروین کی شادی کا دن آ گیا۔ اسے دکھ تو تھا کہ ابا نے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اس سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی بہنوں کی شادی میں شاہمین نے غیروں کی طرح صرف 1 گھنٹے کی شرکت کی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ گردن اکڑائے ایک طرف بیٹھی رہی، حالانکہ اماں اور بطول خالہ کی سمیرہ اس کے آگے بچھی جا رہی تھیں۔ رضیہ اور پروین کی رخصتی ہوئی اور شاہمین نے واپسی کی ٹھان لی، جبکہ وہ چاہتا تھا آج اماں کے ساتھ رہے، مگر شاہمین ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ گھر چلا آیا۔ صبح ولیمے میں جانا ہے شامو، اس نے شاہمین کو یاد دلایا۔ پلیز باسط تم چلے جانا، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ وہ حیران تھا۔ میں نے نہیں جانا، وہ بیزاری سے بولی۔ وجہ؟ باسط جاننا چاہتا تھا۔ کل جم خانہ میں مسز انصاری نے میٹنگ رکھی ہے، اور مگر پروین کے ولیمے میں جانا ضروری ہے، پرسوں رضیہ کے سسرال جانا ہے کہ باسط اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، تمہاری رشتہ داریاں ہیں، تم خود نبھاؤ۔ وہ میک اپ اتارنے کے بعد چہرے پر عرق گلاب لگاتے ہوئے بولی۔ کیا تم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں؟ باسط اس کے انداز پر حیران تھا۔ میرا رشتہ تم سے ہے باسط، اور پلیز آئندہ مجھے ایسے فضول فنکشنز میں نہ لے جایا کرو، نہ میری کوئی جان نہ پہچان، آج ایویں ہی بور ہوتی رہی۔ تم جان پہچان کرو تو ہو نا، تعلقات بنانے سے بنتے ہیں، تم کھنچو گی تو وہ بھی کھنچیں گے۔ میں ان خواتین سے کیسے دوستی کر سکتی ہوں، تعلقات بڑھا سکتی ہوں جو میری کلاس کی نہیں ہیں؟ شاہمین اطمینان سے بولی، اور باسط کو لگا جیسے اس نے تماچا مارا ہو۔ میں بھی تو تمہاری کلاس کا نہیں۔ باسط
तुम क्यों खुद को उनके साथ मिलाते हो? तुम मेरी पसंद हो, मेरी चॉइस हो। शाहमीन ने लफ्जों पर जोर देकर कहा। मुझसे मुंसलिक हर रिश्ता तुम्हें पसंद होना चाहिए। नामुमकिन बासित, जबरदस्ती हम किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते और ना तुम मुझे मजबूर कर सकते हो। मेरी मर्जी मैं किससे मिलूं और किससे ना मिलूं। शाहमीन का लहजा कतईयत भरा था। बासित ने एक नजर उसे देखा और फिर कंबल ओढ़कर करवट लेकर आंखें मूंद ली, लेकिन उसकी आंखों के कोने गीले जरूर हो गए थे। फिर जो शाहमीन ने कहा था वही किया। वो उसकी दोनों बहनों के वलीमे में गई और ना ही बासित से कहा। अम्मा ने पूछा भी, बहनों ने भी पूछा, भाभी नहीं आई? तब बासित ने दुखे दिल मगर मुस्कुराते लबों से कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, या वो हमसे मिलना नहीं चाहती। बाकिर जहरखंद लहजे में बोला, ऐसी बात नहीं है, उसकी तरफ से दिल मैला ना करो। बासित ने बाकिर के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बाकिर ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, झूठ ना बोला करो भाई, वो औरत कभी हम में घुल मिल नहीं सकती। एक वक्त आएगा जब तुम्हें अपना इंतखाब गलत लगेगा और तुम पछताओगे, मगर वक्त रेत की तरह मुट्ठी से निकल चुका होगा। बाकिर, किस तरह बात कर रहे हो? बड़ा भाई है तुम्हारा, अब्बा ने सरजनिश की। अम्मा भी उसे घूर रही थीं। बड़ा सिर्फ उम्र से नहीं होता इंसान, अपने किरदार और आमाल से होता है। बाकिर के लहजे में अंगारे भरे थे जो बासित को खाकसतर कर रहे थे। ऐसा क्या कर दिया है इसने? अम्मा ने लुकमा दिया। अगर ऐसा नहीं किया कुछ तो आप क्यों आहें भरती रहती हैं? हर दस्तक पे कहती हैं, जाओ देखो बासित होगा। कोई भी अच्छी चीज पकाती हैं तो बासित का हिस्सा निकाल कर फ्रीज कर देती हैं। ईद शब बारात को वही चीज पकती है जो बासित की पसंद की हो, वाह बासित आए या ना आए। ये सब किस लिए होता है? बाकिर सुलग कर बोला। आखिर बासित इस घर का फर्द है, बेटा है हमारा। अम्मा बाकिर के एतराजात के जवाब में बोली, बेटा था, अगर बेटा बनकर दिखाता तो। बेगम से इस तरह डरता है जैसे कौवा गुलैल से। मैं नहीं डरता वरता, बासित चटक कर बोला। फिर इस घर को क्यों छोड़ दिया है? बाकिर ने जहरखंद लहजे में पूछा। मुझे वक्त नहीं मिलता। तुम्हें क्या पता कि मैं किस कदर बिजी होता हूँ। बासित का लहजा धीमा था। इतने बिजी हो कि माँ बाप से मिलने का भी वक्त नहीं। बासित, ये बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी की शाम हो गई है। जिस कदर हो सके इनकी छांव में बैठो, वरना पछताओगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अल्लाह ताला अम्मा अब्बा को लंबी उम्र दे। बासित ने माँ के गले में बाजू हमाइल कर दिए। तू जा अपनी पढ़ाई कर, अम्मा ने बाकिर से कहा और बासित की पेशानी चूम ली। इतनी मोहब्बतें, इतनी चाहतें पाकर कभी कभी वो वाकई शर्मिंदा हो जाता, मगर क्या कर सकता था, घर भी तो बनाना था। दूसरी बात ये थी कि अम्मा भी यही चाहती थी कि जो कुछ किया है वो निभाओ, जग हंसाई ना हो, क्योंकि लोग तो पहले ही कहते थे, भला टाट में मखमल का पेवंद कभी लगा है? ये भूत जल्द उतर जाएगा। फिर बासित महमूद अर्श से फर्श पर आ रहेगा। जिन लंबी लंबी कारों में घूमता है, अगले खींच कर नीचे उतारेंगे तो साइकिल भी न मिलेगी। अम्मा के कानों तक शरीकों की ये बातें पहुंचती थीं और वो बासित के लिए ढेरों दुआएं कर डालती। वो चाहती थी बासित खुश रहे, सुखी रहे, कभी गर्म हवा भी न लगे। बेशक वो महीनों शक्ल नहीं दिखाता था, मगर माँ की दुआएं उसका साहिबान थीं। माँ की ओख में हरदम उसकी तस्वीर रहती और उसके सिजदे तवील हो जाते, दुआएं बढ़ जाती। लबों पर सिर्फ कभी कभी बासित के लिए यही दुआ होती। कभी कभी वक्त को पंख लग जाते हैं और ऐसा ही हुआ था। बाकिर ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया था और उसका पुलिस को रुपाया था। उसे शुरू ही से पुलिस में जाने का शौक था। वो निजाम बदलने का ख्वाहिशमंद था। उसकी पहली पोस्टिंग बतौर एएसपी गोजरावाला में हुई, मगर 2 माह बाद ही उसका तबादला साहिवाल कर दिया गया कि गोजरावाला के किसी जमींदार की सिफारिश उसने नहीं मानी थी, जो कि बहुत बाअसर था, और फिर एमएनए भी था। जाहिर है उसका क्या बिगड़ना था। बाकिर को बदल दिया गया था और उसकी जगह उस एमएनए का पसंदीदा बंदा आ गया। उन्हीं दिनों अब्बा ने अपनी भांजी आमना से बाकिर की शादी कर दी। आमना गंदुमी रंगत और सितारा आंखों वाली हंसमुख लड़की थी। सिर्फ प्राइमरी पास थी, मगर बाकिर को कोई एतराज नहीं था। एतराज हुआ तो शाहमीन को। बाकिर के लिए रिश्तों की कमी तो न थी बासित? हाँ, नहीं थी। बासित कुछ न समझा।
फिर एक देहातन लड़की का इंतखाब क्यों किया? ये अब्बा की भांजी है, बासित ने इत्तला दी। है तो होने दो, बाकिर बहुत आगे तक जाएगा। किसी ब्यूरोक्रेट की बहन बेटी से शादी करता तो चंद सालों में डीआईजी हो जाता। तुम्हारे अब्बा ने बहुत गलत फैसला किया है। वो अब्बा की बात नहीं टाल सकता, बासित ने बताया। अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाना अक्लमंदी नहीं है। शाहमीन को बाकिर की शादी का बेहद दुख था, और वजह भी थी। उसके जहन में तो कब से अपनी कजन निदा थी बाकिर के लिए। वो निदा को कई बार कह भी चुकी थी, मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनाऊंगी। और निदा कितना खूबसूरत कहकहा लगाती थी। शाहमीन ने उसे बाकिर की तस्वीरें दिखाई थीं, जो रजिया और परवीन की शादी में उतारी गई थीं। बल्कि उसने बाकिर को देखकर फोटोग्राफर से खुसूसी तौर पर बाकिर की तस्वीरें बनवाई थीं, और फोटोग्राफर से कहा था कि ये तस्वीर सिर्फ उसे ही दे, और चुपके से 2000 उसे थमा भी दिए थे। अगले रोज ही फोटोग्राफर बाकिर की ढेर सारी तस्वीर लेकर उसके घर आ गया था। उसने भी जी भरकर बाकिर की हर एंगल से तस्वीर बनाई थी। बाकिर तो कहीं से भी मुतवस्सित घराने का लग ही नहीं रहा था। नेवी ब्लू सूट में स्काई ब्लू शर्ट पर रेड डॉट वाली टाई लगाए, घुंघराले बाल माथे पर डाले, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आंखों में जहानत की चमक, लबों पर मुस्कुराहट, फिर फोटोग्राफर का कमाल। निदा तो तस्वीर देखते ही फिदा हो गई थी। यार बस जल्दी से बात चला, निदा के लहजे में जज्बे कूक रहे थे। सब्र करो अभी, शाहमीन हंसी। क्यों? निदा ने पूछा। अभी तो वो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, शाहमीन ने बताया। करता रहे, कोई मंगनी वगैरह हो जाए फिर मिलना मिलाना। ऐसा नहीं है, शाहमीन ने उसके ख्यालों की डोर खींची। क्या? निदा चिल्लाई। मेरे ससुराल वाले जरा मजहबी से लोग हैं, बासित की तरह नहीं है। वो बाप के रंग में रंगा हुआ है। एक बार मुझे मिल जाए, सारे रंग उतार दूंगी और अपना रंग चढ़ा दूंगी। निदा ने आंख बंद करके कहा तो शाहमीन ने उसे एक धप लगा दी। मैं बासित से बात करूंगी, मगर बाकिर को किसी पोस्ट पर तो पहुंचने दो, शाहमीन ने उसे समझाया, और वो आह भर कर रह गई। ये तस्वीर रख लूं? निदा ने पूछा। तुम सारी रख लो, शाहमीन ने कहा। थैंक्स, निदा ने लिफाफा ही सीने से लगा लिया, और फिर निदा तो बाकिर की मोहब्बत में गोटे गोटे धंसती चली गई। उसके 2-3 प्रपोजल भी आए, मगर उसने इनकार कर दिया। बल्कि मसरूफ रहने के लिए उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वरना तो वो गुजरे 4 साल से ग्रेजुएशन करने के बाद आराम से घर बैठी थी। उसके दोस्त भी थे, जिनसे फोन पर गपशप रहती, कहीं मुलाकात भी हो जाती, लंच डिनर भी कर लेते कि वो जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी वहां ये बातें बड़ी नहीं समझी जाती थीं। मगर अब वो बाकिर के लिए दिल में मोहब्बत भरे जज्बात रखने लगी थी। वो बाकिर की कामयाबी के लिए दुआएं करती। शाहमीन से पता चलता रहता था कि वो अब कहाँ तक पहुंचा। जब उसकी पहली पोस्टिंग हुई तो निदा की खुशी दीदनी थी। बस अब मंजिल बहुत करीब है। लेकिन नहीं, बाज मर्तबा मंजिल दिखती करीब है, मगर होती नहीं। निरा शराब, और ऐसा शराब निदा के हिस्से में भी आया था। बल्कि शाहमीन भी बाकिर की शादी का कार्ड पाकर हैरान हुई थी। जब उसने बाकिर की शादी में शिरकत की तो उसे आमना को देखकर सख्त मायूसी हुई। वो किसी तौर पर भी उसे बाकिर के लिए फिट नहीं लग रही थी। बाकिर को देखा तो हैरान थी। वो इतना खुश था जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत पाली हो। आमना नौउम्र होने के साथ साथ खुश शक्ल भी थी। फिर निदा को शाहमीन ने किस तरह संभाला था, ये वही जानती थी। निदा तो बाकिर की शादी का सुनकर धुआंधार रोई थी। बिलीव मी निदा, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? तुम बहू हो उस घर की, बासित और तुमसे मशवरा नहीं किया गया? निदा की आंखों से चनाब बह रहा था। मैं बहू जरूर हूँ उस घर की, मगर नापसंदीदा, शाहमीन ने हौले से कहा। व्हाट? निदा जोर से बोली। जाहिर है बासित ने घर वालों से लड़कर मुझसे शादी की थी, फिर भला मैं उनकी पसंद कैसे बन सकती हूँ? जब तुम्हारी चलनी ही नहीं थी तो तुमने मुझे आसरे में क्यों रखा? मुझसे ये दुश्मनी क्यों की? मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम बाकिर को चाहने लगो। वो दामन बचा गई। तुम्हें पता है वो मेरी शरियानों में खून के साथ गर्दिश कर रहा है। मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? ये एकतरफा मोहब्बत बहुत दुखी करती है शामे। तुमसे मैं कहती रही, एक बार बाकिर से मुझे मिलवा दो। वो रोते हुए कह रही थी। मैं भला कैसे मिलवा सकती थी? कई रास्ते निकल सकते थे, तुम मिलवाना चाहती तो। मसलन? शाहमीन ने पूछा। अपने घर में कोई पार्टी अरेंज कर लेती, अपनी शादी की सालगिरह ही कर लेती। मैंने गुजरे 2 साल में कभी उन्हें नहीं बुलवाया।
अब क्यों बुलाती, या फिर तुम मुझे मशवरा देती? अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो, निदा ने तंजन कहा। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए कितनी मुखलिस हो। तुम यकीन करो निदा, शाहमीन ने कहना चाहा। प्लीज अब तुम चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, निदा ने निहायत खुरदुरे लहजे में कहा। तो शाहमीन हैरत ज़दा रह गई। वो तो उसे हाथ पकड़ पकड़ कर रोकती थी। कुछ देर और रुको, और अब कैसे गैरियत से कह रही थी चली जाओ। शाहमीन को लगा था जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। फिर वो रुकी नहीं थी और वहां से आ गई थी। निदा का ये रूप उसके लिए अनोखा भी था और बेइज्जत करने वाला भी। बासित आज बहुत परेशान था और वजह शाहमीन की हरकत थी। गुजरे 6 सालों में वो उसे बच्चे की खुशी भी न दे सकी थी। बासित को बच्चे बहुत प्यारे लगते तो शाहमीन को भी प्यारे थे, मगर वो अभी पैदा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अबॉर्शन करवा चुकी थी। और अब तो बासित को शक था कि वो माने हमल की कोई न कोई दवा जरूर लेती है, वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि उनके यहाँ औलाद न होती। अम्मा भी तो कई बार कह चुकी थी, मुझे बड़ा शौक है पुत्र तेरे बच्चों का। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरे बासित के यहाँ बेऐब औलाद दे, बड़ी उम्र वाली औलाद दे। जब अल्लाह को मंजूर होगा दे देगा। देख तू किसी डॉक्टर को दिखा बहू को। अम्मा दिखाया है, तमाम रिपोर्ट सही हैं। बासित ने झूठ बोला। फिर क्या देर है, अम्मा पुरसोच लहजे में बोली। कहा ना जब अल्लाह को मंजूर होगा, बासित ने कहा। अब देखो ना, रजिया और परवीन की शादी तुम्हारे बाद हुई है। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। बाकिर की भी शादी हो गई है और तुम बस अब दुआ करें। वो तो करती ही हूँ, वो दुख से बोली तो बासित के चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। उसे लगता जैसे वो नामर्द हो। वो कितना दुखी होता था, मगर शाहमीन को परवाह न थी। जैसे आज वो माय फुट कहकर उसके जज्बों का मजाक उड़ा गई थी। वो दुख के मारे ऑफिस भी न जा सका था और वो पार्लर चली गई थी और वो अम्मा की पनाह में आ गया था, मगर माँ भी घर में न थी। रजिया उसे देखकर किस कदर खुश हुई थी। ये रिश्ते, ये खूनी रिश्ते, बिना गर्ज के मोहब्बत करने वाले, दिलो जान से फिदा होने वाले, ये अपने लोग। बासित का दिल चाह रहा था यहाँ से कहीं भी न जाए, शाहमीन को भी छोड़ दे। उसका तो दुनिया से ही दिल उचाट हो रहा था। भला ये भी कोई जिंदगी है? जब आपका साथी आपकी बात ना माने तो दुख होता है ना। इतनी मेहनत की जाए किस लिए? सुबह से शाम बल्कि रात तक वो ऑफिस में सर खपाता था। अक्सर तो वो साइट पर जाता तो रात हो जाती। इफ्तिखार अहमद की कंस्ट्रक्शन कंपनी को वो ही संभालता था और वो उससे खुश भी थे। उसकी लगन और ईमानदारी से वो बहुत मुतासिर थे, मगर खुलकर इजहार न करते। इतनी मेहनत के बावजूद वो खुद को नामुकम्मल महसूस करता। औलाद अगर औरत को मुकम्मल करती है तो मर्द को भी महसूस होता है कि वो मुकम्मल हो गया है। वो और शाहमीन अधूरे थे। शाहमीन को परवाह न थी, मगर बासित को तो थी। उसके दिल में तो ये ख्वाहिश चिराग बनकर लौ दे रही थी। उसकी आंखों में संगरेजे चुभने लगे। तो शाहमीन अब तय है कि मैं अपनी तकमील करूंगा, ख्वाह तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। अब अधूरेपन का अजाब मैं नहीं सह सकता। भला ये आसाइशें किस काम की, किसके लिए इतनी मेहनत, जब कोई वारिस ही ना हो। अब मैं मेहनत उस वक्त करूंगा जब मेरे घर में वारिस होगा। तरह तरह के ख्यालात उसके चारों तरफ नाच रहे थे और वो आंखों पर बाजू रखे सोचे जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बासित ने आंखों से बाजू हटाया तो कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। रात हो गई है शायद, उसने सोचा। भाई दरवाजा तो खोलें। रजिया की आवाज उसकी समातों से टकराई तो उसने टेबल लैंप ऑन किया और फिर दरवाजा खोल दिया। अब तक सो रहे थे? रजिया ने पूछा। बस अभी जागा हूँ, पता ही नहीं चला। क्या टाइम हुआ है? रात के 9 बजे हैं, रजिया ने बताया। ओह, बासित के होंठ सिकुड़ गए। शायद बहुत थके हुए थे, रजिया ने कहा। हाँ वाकई बहुत थक गया हूँ, वो बोला। फ्रेश हो जाएं, खाने पर अब्बा और अम्मा इंतजार कर रहे हैं, रजिया ने बताया। तुम खाना लगाओ, मैं अभी आया, बासित ने चुटकी बजाते हुए कहा और वॉशरूम में घुस गया। फिर जब वो खाना खाने के लिए टेबल पर आया तो वाकई अम्मा अब्बा उसका इंतजार कर रहे थे, जबकि रजिया नायला के साथ बैठी न जाने उसे क्या समझा रही थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, बासित ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, अब्बा ने मतानत से जवाब दिया। अम्मा, उसने माँ के गले में बाजू हमाइल किए तो उन्होंने मुस्कुराकर उसे चूमा। जीते रहो। अरे इतना एहतमाम, वो भरी मेज देख कर बोला। बहुत अरसे बाद तुम हमारे साथ
खाना खा रहे हो? मैंने रजिया से कहा। बासित की पसंद की हर शय पकाओ, अम्मा ने बताया। थैंक यू अम्मा। उसकी आवाज फर्रा गई। जिसकी खातिर उसने सब कुछ छोड़ा था, वो तो कभी उसके लिए एक ऑमलेट तक नहीं बना पाई थी। और भाई शुरू करो, महमूद हसन बोले। हाँ मामा, बहुत भूख लगी है मुझे, नायला ने कहा। तो बासित ने डोंगा उठाकर अब्बा की तरफ बढ़ाया तो वो हंसते हुए बोले, आज के मेहमान तुम हो यार। नहीं अब्बा, हस्बे रिवायत पहले आप, बासित ने मोहब्बत से कहा। तो उन्होंने कोरमा अपनी प्लेट में डाल दिया। फिर बासित ने जबरदस्ती अम्मा को, रजिया को पहले सालन निकालने को कहा और आखिर में अपनी प्लेट में सालन डाला। खाना बहुत मजे का था। मटन कोरमा, मटन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, ट्रैफल। ये तुमने आज ही बनाया है? बासित ने पूछा। जी, मेरे साथ सकीना भी थी ना, और मैंने बादाम छीले थे मामा, नायला फौरन बोली। अच्छा, बासित ने कहा। सबसे ज्यादा काम तो नायला ने किया है बासित। अब्बा हंसे तो सभी हंसने लगे। बहुत दिलचस्प माहौल में खाना खाया गया था। बासित को लगा था जैसे हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों। आइसक्रीम खाने चले नायला? बासित ने पूछा। जी मामा, नायला चहकी। नहीं भाई, रात बहुत हो गई है, अम्मा बोली। अभी कहाँ, सिर्फ 10 ही तो बजे हैं। बासित ने रिस्ट वॉच की जानिब देखा। नहीं बेटा, इतनी रात को घर से नहीं निकलते, यूं भी शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, अम्मा ने हौले से कहा। लोग तो इस वक्त घरों से निकलते हैं, शहर में तो रातें जागती हैं, बासित ने बताया। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे अब्बा तुम दोनों भाइयों को हमेशा यही कहते थे कि मगरिब की अजान घर आकर सुनो। कहते हैं अंधेरे में बलाएं निकलती हैं जो खूबरू मर्दों को चिमट जाती हैं। इसका मतलब है आपके बेटे खूबरू हैं, बासित हंसा। कोई शक है भला? वो निसार हो गईं। मामा, फिर नहीं जाना? नायला पूछ रही थी। अब तुम सो जाओ, रजिया बोली। कल चलेंगे बेटा, बासित ने कहा। आप कल आएंगे? नायला पूछ रही थी। ऑफ कोर्स, कल मैं परवीन को भी ले आऊंगा, उसने नायला का गाल चूमा। बासित, अम्मा ने हौले से पुकारा। जी अम्मा। बासित उनकी तरफ मुतवज्जा था। एक बात कहूं? वो बोली। कहे अम्मा, भला पूछने की क्या बात है? तुम्हारी शादी को 6 साल तो हो गए हैं। जी अम्मा, बासित ने कहा। बेटा, मैं कब तक तुम्हारी औलाद देखने का इंतजार करूं? अम्मा, मैं क्या कह सकता हूँ, वो सर झुकाकर बोला। हाँ भाई, अब आप दूसरी शादी कर लें, रजिया ने कहा। फिर देखो कोई भाभी, वो मुस्कुराया। सच? रजिया की आंखें चमक उठी। पहले बीवी से तो पूछ लो, उसे कोई एतराज नहीं होगा, बासित ने कहा। ऐसा मुमकिन है? आखिर आपकी लव मैरिज है, रजिया ने कहा। मोहब्बत कुछ नहीं होती रजिया, ये सिर्फ सनफ़े मुखालिफ की कशिश है जो उम्र के एक दौर में जकड़ती है और उसे हम मोहब्बत का नाम दे लेते हैं, बासित ने निहायत संजीदगी से कहा। तो एक लम्हे को अम्मा को लगा जैसे बासित के लबों से लफ्ज नहीं, दुख निकल रहे हों। क्या मतलब भाई? रजिया की समझ में बात नहीं आई। बस रजिया, मेरा नजरिया है कि अगर मोहब्बत हो तो वो हमेशा ही रहती है, कुछ अरसे बाद खत्म नहीं होती। और मुझे भी नहीं लगता कि मेरे अंदर शाहमीन के लिए कोई जज्बा है। बस साथ रहते हैं और एक दूसरे के आदी हो गए हैं। फिर मोहब्बत क्या है? रजिया पूछ रही थी। मोहब्बत ये है जो मैं यहाँ बैठा हूँ इतने अरसे बाद सबके बीच, तो अम्मा वारी हो रही हैं और अब्बा निसार। तुम भी इतनी खुश हो कि ये तुम्हारे चेहरे से आया है। तो ये हैं हमेशगी वाली मोहब्बतें, बासित ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा। मैं और शाहमीन एक दूसरे की जरूरत नहीं। और अम्मा, आपको बता दूं कि शाहमीन माँ नहीं बनना चाहती, उसने 2 मर्तबा, बासित ने लब खींच लिए। नहीं नहीं बेटा, कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है? अम्मा की आवाज ही नहीं निकल रही थी। मगर मेरी बीवी ने 2 बार कत्ल किया है, बासित ने होंठ कुचले, और अपने इस फेल पर वो जरा भी शर्मिंदा नहीं। तुमने समझाया? वो कलाबाजियां खाते दिल को काबू करते हुए बोली। ये मत पूछें, बस उसे औलाद की जरूरत नहीं है, जबकि अम्मा मुझे जरूरत है। और ये उसी ने कहा है कि अगर मुझे औलाद चाहिए तो मैं और शादी कर लूं। उसने कहा? रजिया ने हैरत से कहा। हाँ, बासित ने इस्बात में सर हिलाया। अगर भाई उसे आपसे मोहब्बत होती तो ये बात वो कभी ना कहती। रजिया ने बासित के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसे भाई का दुख अपने अंदर उतरता महसूस हो रहा था। कोई औरत मर्द को कभी भी खुद से शादी की इजाजत नहीं देती। यही तो कह रहा हूं कि मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है, ईसार का नाम है, एक दूसरे की ख्वाहिशात के एहतराम का नाम है।
और मैं जिस बात को मोहब्बत समझता था वो तो बस एक वक्ती जज्बा था जो वक्त के साथ खत्म हो गया। बासित ने बताया, मामा मेरी फुप्पो शम्मो से शादी कर लें, बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, नायला कह रही थी। सच्ची? लो मेरी भांजी ने तो रिश्ता भी बता दिया। बासित नायला की मासूम सी बात पर हंस दिया। तुम सोच लो बासित, खानदान में कई रिश्ते हैं मगर लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अम्मा ने कहा। मैंने कौन सा नौकरी करवानी है, बासित ने कहा। फिर भी भाई, आमना भी तो है, बासित ने बाकिर की बीवी का नाम लिया। हाँ, बाकिर के गिर्द फिरकी की तरह घूमती है। तुम यकीन करो बाज मर्तबा तो हमें हैरत होती है और बाकिर भी उस पर फिदा है, अम्मा बता रही थी। अल्लाह दोनों को खुश रखे। पता है जब दूसरी बच्ची पैदा हुई तो आमना रोने लगी। तब बाकिर ने कहा, खबरदार जो रोई, ये तो मेरे लिए रहमत है, मेरी बख्शिश का जरिया है। आमना ने मुझे बताया कि मैं तो परेशान थी दूसरी बेटी होने पर कि उसकी बहन को पहली बेटी की पैदाइश पर ही बहनोई ने खूब मारा था, बल्कि सास नंदों ने भी बाइकआउट कर दिया था, मगर बाकिर की तो बच्चियों में जान है। अम्मा, बेटी या बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है, जो दे, मगर औलाद तो है ना, बासित ने हौले से कहा। तुम सोच लो फिर देखते हैं, तुम्हारे अब्बा से भी मशवरा कर लूं, अब्बा राजी हो जाएंगे। कोई खदशा सा दिल को मसलने लगा। क्यों नहीं होंगे, वो भी कई बार कह चुके हैं, शायद मेरी दुआओं में असर नहीं, तभी बासित का आंगन बच्चों की किलकारियों से महरूम है। तुम परेशान ना हो, मैं समझा लूंगी, अम्मा ने कहा तो वो मुतमईन हो गया। अम्मा अब मैं चलता हूँ, कल परवीन को ले आऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह की अमान में, अम्मा ने उसकी पेशानी चूमी। रजिया उसे बाहर तक छोड़ने आई और नायला कह रही थी, मामा कल आइसक्रीम खिलानी है। जरूर बेटा, बासित ने उसे प्यार किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रजिया उसे जाता देखती रही। आखिर सुर्ख बत्तियां गली के मोड़ पर खत्म हो गई थीं। कितना तरसा हुआ है औलाद के लिए मेरा भाई, अल्लाह जल्द इसकी प्यास बुझाए, रजिया ने दिल ही दिल में कहा और उसकी आंखें भीग गईं। वो नायला की उंगली थामे अंदर चली आई। आजकल तुम ऑफिस से जल्दी उठ जाते हो, जाते कहाँ हो? शाहमीन उससे पूछ रही थी। अब्बा के यहाँ जाता हूँ, वो बगैर किसी लगी लिपटी के बोला। बड़ी मोहब्बत उबल रही है आजकल, वजह? शाहमीन का लहजा इस्तफामिया था। मेरी बहनें आई हुई हैं, बासित ने बताया। वो तो हमेशा आती हैं। कल रजिया के यहाँ बेटा हुआ है, बासित ने बताया। ओह, तो डिलीवरी के लिए आई हुई थी? हाँ हाँ भाई, गरीब ससुराल हो तो फिर मैके वाले ही ऐसे खर्च बर्दाश्त करते हैं, शाहमीन ने तमस्खर से कहा। अब ऐसा मामला भी नहीं है, बासित ने अखबार साइड पर रखा। उसे पहली बार शाहमीन का ताना बर्छी के मानंद लगा था। रजिया की सास यानी हमारी चची को फालिज हो गया है, ऐसे में रजिया की देखभाल बच्चे के साथ कौन करता, वरना नायला तो वहीं पैदा हुई थी। रजिया की डिलीवरी का खर्चा तो तुमने किया होगा, वो पूछ रही थी। मेरे अब्बा सलामत हैं, बासित ने उसे टहरालूद नजरों से देखा। चलो जो तुम्हारा दिल चाहे करो, वो बेपरवाही से बोली। तुम रजिया के बेटे को देखने नहीं जाओगी? देख लूंगी, अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ पेरिस जाने की। क्यों? बासित ने पूछा। बताया था ना तुम्हें कि आइंदा माह जाना है, फिर हमने सोचा है कि इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क भी घूमते आएं। मिसेस सॉले की ख्वाहिश है गर्मियां बाहर की सैर में गुजार दें, उनके बच्चे भी साथ होंगे ना। और मियाँ मेरी तरह घर का पहरेदार? बासित हंसा। नसीब की बात है, वो इठलाई। तुम नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लो। एक और बात भी नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लो, बासित ने कहा। क्या? वो बालों में ब्रश करते हुए बोली। मैं शादी कर रहा हूँ, बासित ने अपने तौर पर धमाका कर दिया। रियली? वो मुस्कुराई। हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है, कर लो, मगर एक बात याद रखना बासित, वो उसके करीब आते हुए बोली। क्या? बासित ने पूछा। वो औरत इस घर में नहीं आएगी। मैं तुम जैसी औरत के साय से भी उसे दूर रखूंगा, वो होंठ चबा कर बोला। मुझ जैसी औरत? वो हंसी, जैसे ढेरों घुंघरू बोल पड़े हों। क्या है मुझे, कोई बीमारी है? वो बासित की आंखों में देखते हुए बोली। हाँ, बासित बोला। कैसी बीमारी? वो पूछ रही थी। तुम जहनी तौर पर बांझ हो, और वैसे भी तुम बांझ हो, तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। जो औरत बच्चा पैदा न कर सके वो बांझ होती है। शाहमीन बेगम, और तुम भी बांझ हो। मेरे साथ रहना चाहो तो रहो,
अगर चाहोगी तो मैं आजाद कर दूंगा। बासित ने फैसला सुना दिया। क्या क्या बासित तुम? मैं एक पांच औरत के साथ नहीं रह सकता, बासित ने कहा और कमरे से निकलता चला गया। शाहमीन को लगा जैसे दरो दीवार उसकी नजरों के सामने घूम रहे हों। तुम पांच हो, मैं पांच औरत के साथ नहीं रह सकता। बासित का जुमला समातों में गूंजा। पांच औरत? मैं? यानी शाहमीन बासित? वो धीरे धीरे चलती हुई कदावर शीशे के सामने आन खड़ी हुई। मैं पांच हूँ? उसके लब कपकपाए। वो नीचे बैठती चली गई। बताओ भला, मैं पांच हूँ? वो अपने आप से ही पूछ रही थी। इतनी हसीन खूबसूरत औरत भला पांच हो सकती है? उसकी आंखों से पानी बह रहा था। कैसी गाली दी है बासित तुमने मुझे? तुमने मुझे अर्श से फर्श पर ला फेंका है। वो तो कभी भी नहीं रोई थी। वो तो रुलाने वालों में से थी और आज सर पर हाथ रखे वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। ये सब बासित की बहनों ने किया है। उन्होंने बासित के जहन में दूसरी शादी का ख्याल डाला है। उन्होंने ही कहा होगा कि मैं पांच हूँ। ये सब उनकी कारस्तानी है। मैं सबको तबाह कर दूंगी। और बासित, मैं देखती हूँ तुम कैसे दूसरी शादी करते हो। तुम्हें कंगाल न कर दिया तो कहना। मैं डैडी से कहूंगी कि तुमसे सब कुछ ले लें। फिर देखूंगी कौन तुमसे शादी करती है। तुम्हें फुटपाथ पर ना ले आई तो कहना। तुम अगर मेरे ना रहे बासित महमूद तो फिर किसी के ना रहोगे। मेरे दिल के आंगन में पहला कदम तुम्हारा पड़ा है। मैं तुम बिन नहीं रह सकती तो तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे? मेरे आगे तुम्हें झुकना पड़ेगा। और ये तो उसे एकदम ही महसूस हुआ था कि वो बासित महमूद से बेहद और बेहिसाब मोहब्बत करती है। ये उसकी मोहब्बत ही थी जो आंसू बनकर आंखों से आंसुओं की सूरत बह रही थी। ये चाहत ही थी जो लबों पर आह की सूरत ठहरी थी और वो बिलक बिलक कर रो रही थी। नहीं, कभी नहीं बासित, तुम किसी के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, फिर खुद भी मर जाऊंगी, मगर तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए एक इरादा कर लिया था। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी के साथ एक सोच भी थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, ना तुम मुझे छोड़ोगे। एक तवील सांस लेकर उसने आंखों को रगड़ा, मगर आंसू उमड़े चले आ रहे थे। तो तुम शादी करना चाहते हो? अब्बा उससे पूछ रहे थे और वो सर झुकाए उनके सामने खड़ा था। जी, बासित के लब कपकपाए। आज से 6 साल कबल भी तुमने यूं ही शादी की इजाजत चाही थी। अब्बा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाई। अब्बा जी, आप सही कहते थे। शाहमीन जिस क्लास से ताल्लुक रखती है वो कभी भी हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो सकती, बासित ने कहा। अकल आ गई है, वो बोले। जी, अब कहाँ करनी है शादी? जहां आपका दिल चाहे। यानी खानदान में भी कर लोगे? बिल्कुल। बीवी से इजाजत ली है? वो बोले। ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, आइली कवानीन के मुताबिक भी और शरा की रूह से भी, कि तुम दो बीवियों में इंसाफ कर सको, दोनों के हकूक पूरे कर सको तो शादी करो, मसावात कायम कर सको तो, वरना दिलों में तफरका पैदा होता है। अब्बा जी, मेरी दूसरी बीवी आप लोगों के साथ रहेगी, बासित ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये ना हो कि शाहमीन तुम्हें इधर आने ही ना दे। उनके लहजे में खदशा बोल रहा था। ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे मैं छोड़ दूंगा, बासित ने कहा। छोड़ने की बात मत करो, उन्होंने डांटा। अब्बा जी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज ना कर सकी तो यही रास्ता है। फिर भी सोच लो, एन शादी के दिन वो कोई दंगा ना करे, अब्बा उसे समझा रहे थे। इतनी जुर्रत नहीं है उसमें। यूं भी चंद रोज तक वो 3 माह के लिए यूरोप जा रही है, बासित ने कहा। अच्छी तरह सोच लो। मैंने हर तरह से सोचा है अब्बा। आखिर तुम्हें उससे क्या शिकायत है? एक शिकायत हो तो, बासित बोला। फिर भी वो जानना चाहते थे। अब्बा, वो आप लोगों को पसंद नहीं करती। ये ऐसी बात नहीं है कि तुम उस पर सौकन लाओ, वो मुस्कुराए। ये ऐसी बात नहीं है, बासित हैरान था। मुझे कोई एतराज नहीं कि कोई मुझे पसंद करे या ना करे। इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता और ना ही किसी की पसंद में ढल सकता है। मैं तो चाहता हूँ बस मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे। अब्बा जी, बस मेरा उसके साथ गुजारा नहीं। क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं? ताली दोनों हाथ से बजती है। यानी तुम कहना चाहते हो कि बहू को तुमसे मोहब्बत नहीं?
शायद ऐसा ही है। तुम्हें कैसे पता चला कि? मेरा जरा एहसास नहीं है उसे। मोहब्बत तो एक दूसरे का एहसास बताती है, दुख दर्द में तड़पाती है। शाहमीन ने आज तक मुझे नाश्ता नहीं करवाया। गुजरे 6 बरस में मुझे याद नहीं कि उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया हो। सुबह मुलाजमा की ये ड्यूटी है। बेटा, वो जिस क्लास से ताल्लुक रखती है वहाँ ऐसा ही होता है। तुम चाहो कि जब तुम उठो तो वो भी तुम्हारी माँ की तरह किचन में गरम गरम पराठे बना रही हो, ऑमलेट बनाए, दही बलोए, हर किसी की पसंद का नाश्ता बनाए। तो ये भला वो कब कर सकती है? उसने अपने मैके में ये सब देखा हो तो करे ना। जब उसकी माँ ने कभी उसके बाप को खुद नाश्ता पका कर नहीं खिलाया तो वो कैसे करेगी? उन्होंने कहा, शादी के बाद खुद को बदलना चाहिए। बासित ने कहा, हाँ बदलना चाहिए, मगर वो क्यों बदले खुद को? अगर वो हमारे साथ रहती तो शायद तुम्हारी माँ उसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ले आती। कोई और एतराज? उन्होंने बासित की तरफ देखा। अब्बा जी, ये कम एतराजात हैं। जिस औरत को मेरे एहसासात महसूसात का ख्याल नहीं, मेरी खुराक मेरे लिबास पर वो तवज्जो न दे, भला मैं उसके साथ कैसे रहूं? उसे मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। मैं घर में हूं तो वो अपनी मसरूफियात तर्क नहीं करती। बासित का लहजा इंतहाई शिकस्ता था। अब्बा जी मुस्कुरा दिए और बोले, यानी वो तुम्हारी परवाह नहीं करती? बासित कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर तो तुम वाकई दूसरी शादी करने में हक बजानिब हो। जब मर्द को घरवाली की तवज्जो न मिले तो उसको राह बदलने का हक है। मैं घर का सुकून चाहता हूँ और मुझे अब यकीन हो चला है कि शाहमीन के साथ रहकर मुझे वो सुकून नहीं मिल सकता। बासित के लहजे में न जाने क्या था कि महमूद हसन का दिल दुखी हो गया। फिर मेरा फैसला तुम्हें कबूल होगा? जी बिल्कुल, मेरी पसंद पर भरोसा है, आपको शिकायत नहीं होगी। फिर हम तुम्हारे मसूद चचा से बात करें शम्मो के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं। उसने गांव के स्कूल से प्राइमरी पास की है। तुम्हें एतराज ना हो कि कम तालीम याफ्ता है। वो बहुत खूबसूरत भी नहीं है। अब्बा जी, ये सब सानवी चीजें हैं। मुझे ना तालीम से गर्ज है और ना ही खूबसूरती की जरूरत। बस ऐसी हमसफर हो जो मेरा ख्याल भी रखे और मेरी ख्वाहिशों को मुकद्दम जाने, जैसे मेरी माँ करती रही है। बासित ने कहा, वो तो अब भी ऐसा ही करती है। जो मैंने कहा कभी उसने एतराज नहीं किया। महमूद हसन के लहजे में बीवी की मोहब्बत बोल रही थी। तो फिर मेरे लिए भी ऐसी ही बीवी लाएं, आपको कभी मुझसे शिकवा नहीं होगा। बासित पंजों के बल उनके कदमों में झुक गया। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा कि ये सब मेरे रब के हाथ में है। दुख सुख रिश्ते नाते, तुम परेशान ना हो। अपने सुख के लिए तुम इधर उधर भटकने के बजाय शादी कर लो। गुनाह की दलदल में उतरने से बेहतर है नया साथी चुन लो, मगर ये ख्याल रखना कि पहले साथी की हक तलफी ना हो, वरना अल्लाह की पकड़ से न बच सकोगे। वो बोले, आप फिक्र न करें अब्बा जी, जो मेरी परवाह नहीं करती उसे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं कहीं भी जाऊं, रही उसके हुकूक की बात तो उसे इसकी भी परवाह नहीं। मेरी तनख्वाह से ज्यादा तो उसे शेयर्स की रकम मिल जाती है। इफ्तिखार अंकल ने अपने बिजनेस में बेटियों के शेयर्स भी रखे हैं। बासित ने बताया तो महमूद हसन सोचने लगे, यही तो गलती है इफ्तिखार अहमद की। भला फिर बेटियों को क्या जरूरत है कि मर्दों की परवाह करें? उनके पास तो इतना है कि दूसरे लफ्जों में वो अपने मर्दों को पाल रही हैं। फिर अब्बा जी, अब तुम जाओ, मैं 2-4 रोज में गांव का चक्कर लगाता हूँ। मसूद से बात करूंगा। और हाँ, तुम तब तक एक बार और सोच लो। आप मुझे बार बार ये एहसास मत दिलाएं कि मैं गलत फैसला कर रहा हूँ। बासित ने आहिस्तगी से कहा, बेटा, ये ऐसा मामला नहीं है कि सोचे समझे बगैर चल पड़े। मैं तुम्हें बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि नसीब का लिखा पता नहीं। खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे ससुराल वाले कोई मसला खड़ा कर दें तो तुम मुझसे शिकवा करो। महमूद हसन ने उसे समझाया, इसकी आप फिक्र न करें, मैं कभी आपको मौरिद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। बासित ने उनका हाथ थाम कर लबों से लगाया और वो मुस्कुरा दिए। फिर उसकी पीठ ठपकते हुए बोले, मुझे तुम पर एतबार है। थैंक्स अब्बा। बासित ने एक तवील सांस ली और फिर उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया। रात को वो तकरीबन 12 बजे के बाद ही घर पहुंचा था। अब्बा के घर से वो जिम खाना चला गया था। वहां उसके दोस्त शाकिर और जाहिद मिल गए तो उनके साथ गप्पों में वक्त का पता ही न चला।
फिर डिनर भी उसने उन्हीं के साथ किया। अपने कमरे की तरफ वो जा रहा था जब खानसामा ने पूछा था, साहब खाना लगाऊं? बाकायदा उसने जमाई ली थी। मैं खाकर आया हूं, तुम सो जाओ। बेहतर जी। खानसामा वापस पलट गया। वो कमरे में आया तो शाहमीन बेड पर सोई हुई थी। यानी मैं इतनी रात गए तक घर से बाहर हूँ और इसे परवाह ही नहीं। बासित ने गुस्से से सोचा और अलमारी में से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। शाहमीन की आंखों में आंसू आ गए। बासित की बेअतनाई ने उसे दुखी कर दिया था। थोड़ी देर बाद बासित वॉशरूम से निकला और बेड के किनारे आकर लेट गया। शाहमीन की तरफ उसने करवट ली थी। उसके दिल पर खूंसा लगा था। इतनी दूरी, ये दूरी तुमने खुद ही पैदा की है शाहमीन बेगम। तुम्हें तो पता भी नहीं चला। वो जब भी करीब होता तुम कहती थी, मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोने दो। सुबह मैंने फला मीटिंग में जाना है, फला सेमिनार अटेंड करना है, फला 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 की गर्दान कर करके तुमने बासित को दूर होने पर मजबूर कर दिया। और अब रो रही हो। उसके अंदर बैठा मुंसिफ उस पर कोड़े बरसा रहा था और दिल की जगह लगता था दुखता हुआ फोड़ा हो। आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थीं। बासित थका हुआ था। जल्द ही उसके हल्के हल्के खराटे शाहमीन की समातों में उतरने लगे। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल चाहा बासित से कहे, बाजू सीधा करो, मैं सर रखूं ताकि मुझे नींद आए। शादी के इब्तिदाई दिनों में वो बासित के बाजू का तकिया रखती थी, उसके सीने पर उंगली से अपना नाम लिखती थी और फिर नींद की वादियों में उतर जाती थी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होती गई। पहली दूरी तब आई थी जब उसने शादी के 2.5 साल बाद अबॉर्शन करवाया था। उस रात बासित घर नहीं आया था और फिर वो घर में भी होता तो उससे दूर दूर रहता। वो भी अपनी जगह अकड़ी रही। आखिर फिर उसने सॉरी कर लिया कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी, मगर एक अनजानी खलीज दोनों के बीच आ गई थी। अब वो बाजू के तकिए के बगैर भी सो जाती। हुकूक और फराइज की जंग लड़ने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ करवट लेकर सो जाते। शाहमीन कई कई दिनों के लिए शहर से बाहर चली जाती, बगैर बासित की इजाजत के। शायद वो उसकी इजाजत की जरूरत महसूस नहीं करती थी। शारजा क्रिकेट मैच देखने भी वो 2-3 मरतबा गई। दुबई शॉपिंग के लिए अपनी सहेलियों के साथ चली जाती। सिर्फ इतना करती कि बासित को इत्तला दे देती, मैं एक हफ्ते के लिए शारजा जा रही हूँ क्रिकेट मैच देखने। इस बार मिसेस अंसारी अपनी बेटी के जहेज का सामान लेने दुबई जा रही हैं। मैंने सोचा मैं भी शॉपिंग कर लूं। टू बी केयर। वो बस इतना ही कहती। बासित ने कभी उसे रोका भी तो नहीं था। अगर वो रोकता तो तुम रुक जाती। उसके अंदर ये सवाल मचला। शायद नहीं। निहायत सच्चाई से शाहमीन ने इस बात का खुद से एतराफ किया था। फिर अब रोना किस बात का है? वो शादी करने में हक बजानिब है। मैं शेयर नहीं कर सकती। मैं बासित को कहूंगी कि मुझे छोड़े फिर शादी करे। मुझ पे यानी शाहमीन पर सौकन आए। इम्पॉसिबल। लम्हों में उसने फैसला कर लिया था और उसका दिल मुतमईन हो गया था। जाहिर है कि सारे कसूर उसी के निकले थे। बासित को तो उसके दिल ने ही बेगुनाह करार दे दिया था, मगर वो इस बात को जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारी गुलाम तो नहीं हूँ बासित महमूद। मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस। मैं तुम्हारे बगैर भी रह लूंगी। जिंदगी गुजारने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत है और वो मेरे पास हैं। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं। शौक से शादी करो, शादियां ने बचाओ। उसने आंखें मूंद ली, मगर आंसू उसकी आंखों के किनारों से मोतियों की तरह बहे चले जा रहे थे। अगली सुबह भी आम सी सुबह थी। बासित हस्बे साबिक तैयार होकर नीचे आया। मुलाजमा उसका नाश्ता मेज पर लगा चुकी थी। वही स्लाइस, हाफ फ्राई अंडा, जैम और जूस। हमेशा का यही नाश्ता था। बासित ने सिर्फ जूस का ग्लास लिया और ब्रीफकेस उठाकर बाहर आ गया। आज अम्मा के हाथ का नाश्ता करूंगा, उसने सोचा। कैसे वहां सुबह सुबह अम्मा सबकी पसंद का नाश्ता बनाती हैं। खस्ता पराठे, चीज वाला ऑमलेट, कभी हरे मसाले वाला ऑमलेट, चने, दही और छुट्टी के दिन तो बाकायदा हलवा पूरी और चनों की भाजी होती है और कभी बाय बोंग का सालन। वो दिल ही दिल में चटखारे लेता हुआ अपने वालिद के घर की तरफ रवाना हो गया। और 3 रोज बाद जब वो सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो शामीन ने कहा, मैं आज कराची जा रही हूँ। ठीक है, बासित बोला तो वो अपनी बात बढ़ाते हुए बोली, मेरे मामूजाद आसिफ और उसकी बहन आमरा की शादी है। मैंने तुमसे पूछा तो नहीं, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, मेरी पाबंद तो नहीं हो। बासित ने बालों में ब्रश करते हुए कहा, मैंने सोचा शाम को तुम आओ
اور مجھے نہ پا کر پریشان ہو؟ شاہمین نے مسکرا کر کہا اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے میری پریشانی کا تم نے احساس کیا، ورنہ تم مجھے وہاں جا کر بھی اطلاع دیتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خفا ہو؟ شاہمین نے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے نہ راضی ہوں اور نہ خفا، باسط نے کہا۔ اچھا، مگر کیوں؟ یہ جذبے بھی ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے لیے دلوں میں گنجائش ہو، اور تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح کہا، جب نئے رشتے جڑتے ہیں تو پرانے ختم کرنے پڑتے ہیں، شاہمین نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، پرانے رشتے بھی قائم رہتے ہیں اور نئے اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ میں شادی سے آ جاؤں، پھر بیٹھ کر بات کریں گے، شاہمین نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم سوچ لو باسط، اگر شادی کرو گے تو تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا، شاہمین نے کہا۔ یہ بات تم سوچ لو اچھی طرح، پھر جس طرح کہو گی میں کر لوں گا، مگر میں نے شادی ضرور کرنی ہے، یہ طے ہے۔ آگے تم جانو، اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ باسط نے برش ڈریسنگ پر پٹخا، پرفیوم میں خود کو بھگویا اور اس پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شاہمین کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی رمق نہ ہو، اجنبی انداز، بدلا ہوا لہجہ۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، پھر تکیوں میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہمین کراچی جا چکی تھی، اس کی بہن شرمین اور بھابھی سونیا بھی بچوں کے ساتھ گئی تھیں۔ یوں بھی آج کل بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے سبھی گئے تھے، کسی نے باسط کو ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا۔ باسط اب روزانہ ہی آفس کے بعد شام کو ابا کے ہاں چلا آتا، نائلہ سے کھیلتا، ننھے حاذق کو پیار کرتا، اسے وہ معصوم سا بچہ بہت پیارا لگتا تھا۔ یہ ہر وقت سویا ہی رہتا ہے؟ وہ رضیہ سے پوچھ رہا تھا۔ چھلے تک بچے ایسا ہی کرتے ہیں، سوتے زیادہ ہیں اور جاگتے کم ہیں، اماں نے بتایا۔ ویسے بھی بھائی ڈاکٹرز کہتے ہیں نوزائیدہ بچوں کو 18 سے 20 گھنٹے نیند لینی چاہیے، ایسے بچے صحت مند ہوتے ہیں، رضیہ نے نئی معلومات فراہم کی۔ واہ یار، عیش ہیں پھر تو، باسط نے حاذق کی پیشانی چوم لی۔ تمہارے ابا گاؤں گئے ہیں، اماں نے اطلاع دی۔ اچھا، بہت خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ بس دعا کرو مسعود راضی ہو جائے۔ کیا کمی ہے بھائی میں جو چچا جان راضی نہ ہوں گے؟ رضیہ نے فوراً کہا۔ پھر بھی بیٹی والے سوچتے ہیں، یوں بھی سوکن پر دینے کے لیے تو بہت دل گردہ چاہیے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے اماں، شاہمین کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، رضیہ منہ بنا کر بولی۔ کچھ بھی ہو، سوچنا تو پڑتا ہے، میں ہر قسم کی گارنٹی دوں گا، بس نصیب اچھے ہوں، اور نصیبوں کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کوئی نئی نوکری ڈھونڈ لیں، رضیہ کہہ رہی تھی۔ کیوں بھلا؟ باسط نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لو، جب تم دوسری شادی کر لو گے تو تمہارے سسر تمہیں اپنے دفتر میں برداشت کریں گے، اماں نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں اماں، پچھلے سال سے میں نے اپنا سائیڈ بزنس کر رکھا ہے، باسط نے بتایا۔ ہمیں تو نہیں بتایا، کیا کام ہے؟ اماں میں مکان بنا کر مناسب منافع کے ساتھ بیچ دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ خاصی انکم ہو جاتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ پلاٹ وغیرہ بھی لے رکھے ہیں جن کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے، باسط آہستہ آہستہ بتا رہا تھا، اور اماں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے وہ سارا کا سارا سسر پر ہی ڈپینڈ نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھر آیا تو آج بہت خوش تھا۔ ابا گاؤں گئے ہوئے تھے اور باسط کو یقین تھا کہ وہ اس کے لیے رشتہ منظور کروا کر ہی آئیں گے۔ پتہ نہیں کیوں شاہمین اس کے دل سے ایک دم ہی اتر گئی تھی، حالانکہ باسط نے اسے بے حد اور بے حساب چاہا تھا، مگر اب باسط کو لگتا تھا جیسے وہ دل میں کہیں بھی نہ ہو۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم میرے اندر سے نکل گئی ہو، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ تبھی فون کی بیپ بجی، اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر شاہمین کا نام چمک رہا تھا۔ دل تو چاہا کال ڈسکنیکٹ کر دے، مگر ایسا نہ کر سکا۔ ہیلو، باسط نے بٹن پش کیا تو شاہمین کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کیا کر رہے تھے؟ کیوں فون کیا؟ باسط نے پوچھا۔ مجھے تم یاد آ رہے تھے، میں نے سوچا شاید تم بھی مجھے یاد کر رہے ہو تو اس لیے فون کر لیا، وہ کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں یاد نہیں کر رہا تھا، باسط نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ پھر کسے یاد کر رہے تھے؟ وہ شرارت سے بولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں کچھ روز کراچی میں رکوں گی، امی اور بھابھی کل آ جائیں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ بہتر، اور کچھ؟ بس یہی بتانا تھا، تم نہ بتاتی پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا، باسط نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔
اب تم کچھ بھی کرو شاہمین بیگم، ہمارے راستے جدا ہیں۔ باسط نے اے سی کا ریموٹ اٹھا کر اے سی تیز کر دیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ محمود حسن گاؤں سے آ گئے تھے اور وہ خوش تھے کہ مسعود نے باسط کا پروپوزل منظور کر لیا تھا، بلکہ شمو کو بھی محمود حسن ساتھ لائے تھے کیونکہ رضیہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ پروین نے واپس سسرال جانا تھا کہ اس کے میاں کے بلاوے آ رہے تھے۔ محمود حسن نے باسط سے کہا، اب تم گھر میں آنے سے پہلے بیل دینا۔ ہاں ماما، اور نانو کے کمرے میں آئے تو نوک کیجیے گا۔ کیوں بھائی؟ باسط نے پوچھا۔ کیا خبر پھپھو یہاں بیٹھی ہوں، ان کا پردہ ہے آپ سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باسط پوچھ رہا تھا۔ شادی ہونی ہے نا آپ کی ان سے، نائلہ نے معصومیت سے کہا تو باسط ہنس دیا۔ بہت پٹاخہ ہو بھائی، رضیہ بھائی تمہاری بیٹی بہت تیز ہے، وہ بہن سے بولا۔ یہ تو اس کی بھی اماں ہے، اماں نے محبت سے کہا تو سب ہنس دیے۔ میرا خیال ہے میں کچھ دن نہ ہی آؤں، باسط نے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے، جم آؤ، ہر خاندان کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، خفا مت ہو۔ اماں میں بچہ تو نہیں ہوں جو خفا ہو جاؤں گا۔ باسط نے ماں کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ رضیہ چھلا نہا لے تو تمہاری منگنی کر دیں گے اور اسی دن شادی کی تاریخ بھی رکھ لیں گے، محمود حسن نے بتایا۔ جیسی آپ کی خوشی بیٹا، تیاری بھی تو کرنی ہوگی، شگن بھی ہوں گے، یوں بھی تمہاری دوسری شادی ہے، شمو کی تو نہیں۔ اماں بولی۔ اماں آپ فکر نہ کریں، جتنی رقم کی ضرورت ہو لے لیجیے گا، بلکہ میں آپ کو چیک بک سائن کر دوں گا، خود ہی ابا رقم لکھ کر نکلوا لیں۔ تمہاری شادی کا سارا خرچہ میں خود کروں گا، تم بے فکر رہو۔ محمود حسن بولے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسے پتا تھا وہ باپ سے نہیں جیت سکتا۔ ان دنوں باسط بہت خوش رہنے لگا تھا۔ ایک تو روز چھوڑ کر ابا کے ہاں جاتا، مگر ان کی نصیحت کے مطابق بیل دینا نہ بھولتا۔ اس گھر میں شمو کی موجودگی کا احساس اس کے اندر پھول کھلا دیتا۔ حالانکہ اس نے شمو کو بہت بچپن میں دیکھا تھا، جب شمو 4-5 سال کی تھی اور وہ میٹرک کر رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کیسی ہوگی، وہی سانولی سلونی سی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ کیا خبر اب گوری ہو گئی ہو۔ وہ تصور میں اس کی نت نئی شکلیں بناتا اور پھر خود ہی ہنس دیتا۔ شاہمین بھی اکثر فون کر لیتی، مگر لگتا تھا دونوں طرف ہی سرد مہری سی ہے، ہر طرف برف ہی برف ہو۔ آج بریانی کھاؤ، شمو نے بنائی ہے۔ اماں نے ڈش اس کے سامنے کی تو وہ نہ جانے کیوں چھینپ گیا۔ خوشبو اور شکل تو بتا رہی تھی کہ مزیدار ہوگی، مگر کھاتے وقت باسط کو واقعی وہ مزیدار لگی تھی۔ وہ شکلن ہی نہیں، کھانے میں بھی ذائقے دار تھی۔ یہ کھیر بھی لو نا بھائی، رضیہ نے گاجر کی کھیر کا ڈونگا اس کے سامنے رکھا۔ کہتے ہیں مرد کے دل میں جانے والا راستہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ بتاؤ شمو کیسی کک ہے؟ رضیہ پوچھ رہی تھی۔ A1، بے ساختہ ہی باسط کے منہ سے نکلا اور اماں ہنس دیں۔ باسط کی جھیپی جھیپی مسکراہٹ انہیں بہت اچھی لگی اور انہوں نے بیٹے کو کتنی ہی دعائیں دے ڈالی۔ پھر یہ تو روز کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ رات کا کھانا اماں کے ہاں ہی کھاتا، طرح طرح کے پکوان اور ذائقے دار جو شمو ہی پکاتی تھی بقول اماں کے۔ مجھے تو کام کرنے ہی نہیں دیتی، البتہ میں پاس کھڑی رہتی ہوں، اسے کیا پتا کہ تم کتنے مسالے والی چیز کھاتے ہو، اماں کہہ رہی تھی۔ پھر تو سارا کمال آپ کا ہوا، باسط نے چھیڑا۔ نہیں بیٹا، واقعی وہ بہت اچھا پکاتی ہے، بات ہوتی ہے ہاتھ میں ذائقے کی۔ عورت ہمیشہ وضو کر کے اور بسم اللہ پڑھ کر کچن میں داخل ہو تو ایک تو کھانے میں لذت ہوتی ہے اور برکت بھی۔ یہ تو بڑی اچھی ٹپ ہے، باسط مسکرایا۔ روز پوچھتی ہے اماں آج باسط کے لیے کیا پکانا ہے؟ اچھا، پھر خود ہی کہتی ہے فلاں چیز پکا لوں۔ اب چائنیز بھی سیکھے گی، رضیہ نے بتایا۔ مجھے اتنے پسند نہیں چائنیز، سوائے چکن کارن سوپ، فرائیڈ رائس اور چکن منچورین، باقی تو سب ایویں ہیں، باسط نے بتایا۔ پھر یہی 3 چیزیں سیکھ لے جو تمہیں پسند ہیں، کوئی کتاب لا دو اسے، رضیہ کہہ رہی تھی۔ وہ خود کہے، باسط نے شرارت سے کہا۔ ایسا تو ممکن نہیں، وہ تو تم آتے ہو تو چھپ جاتی ہے جیسے کہ بکرا قصائی کو دیکھ کر۔ میں قصائی ہوں، باسط نے کہا۔ محاورہ بولا ہے، رضیہ نے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ یوں ہی بہت سے دن گزر گئے۔ رضیہ نے چھلا نہا لیا تھا اور ابا نے دوسرے روز اس کی منگنی کرنے کا اعلان کر دیا۔ باقر کو تو بلا لیتے، اماں بولی۔ اسے چھٹی نہیں مل رہی، شادی پر آ جائے گا، جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ ابا کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جو آپ کی مرضی، اماں کی آواز مدھم تھی،
بھائی دکھی نہ ہو، باقر کہہ رہا ہے حالات اچھے نہیں ہیں، ورنہ وہ ضرور آتا، تم فضول میں اداس ہو رہی ہو۔ ابا نے اماں کا کندھا تھپکا۔ میں ہوں نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے میری، اور اس گھر کی سب خوشیاں آپ کے دم سے ہیں۔ اماں نے محبت سے انہیں دیکھا۔ کل تم آفس نہ جانا، بلکہ آج گھر ہی نہ جاؤ، اماں نے کہا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ شمو کی موجودگی میں یہ یہاں رہے؟ اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، محمود حسن بولے۔ مجھے خیال ہی نہیں آیا، اماں کے لب مسکرا اٹھے۔ کل مسعود اور بھابھی بھی آ جائیں گے، منگنی کر لیں، پھر شمو اور رضیہ پرسوں چلی جائیں گی۔ ابا ہم منگنی گاؤں جا کر کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ رضیہ نے کہا۔ بیٹا گھر کی بات ہے، یہ بھی شمو کا گھر ہے، تایا ہوں میں اس کا، کوئی غیر تو نہیں، پھر لوگوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، اب کیوں کروں؟ وہ انتہائی بے نیازی سے بولے تو رضیہ خاموش ہو گئی۔ ایک مشہور نمبر پر سیٹی بجاتے ہوئے وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر پڑے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ بیپ بجی تو باسط نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف شاہمین تھی۔ بولو، کل میں 6 بجے آ رہی ہوں، تم ایئرپورٹ آ جانا۔ مگر میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ میں بزی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، تم نے مجھے ریسیو کرنا ہے، میں ڈرائیور کو، میں نے کہا نا۔ باسط نے کچھ کہنا چاہا مگر شاہمین نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شٹ! باسط نے اسٹیئرنگ پر مکہ رسید کیا۔ پھاڑ میں جاؤ تم! باسط نے فون ہی آف کر دیا۔ کل 5 بجے تو اس کی منگنی تھی، عصر کی نماز کے بعد، اور یہ 6 بجے بلا رہی تھی۔ اس نے بھی ابھی آنا تھا۔ پھر اس نے ڈرائیور کو کہا کہ شام کو 6 بجے وہ ایئرپورٹ چلا جائے اور شاہمین کو لے آئے۔ اگلے روز وہ آفس سے جلدی اٹھایا۔ ابا کے گھر میں مہمان تھے۔ مسعود چچا اور زرینہ چچی بہت محبت سے ملے۔ ایوب ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ نائلہ باپ کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ باسط کو لگا سبھی خوش ہیں، اور وہ بھی تو خوش تھا، مگر کہیں شاہمین کا کانٹا چبھ رہا تھا۔ اگر وہ ایئرپورٹ سے ادھر آ گئی تو؟ مگر اسے کیا پتا کہ میں یہاں ہوں؟ باسط نے سوچا۔ آخر وہ 2-4 روز بعد نہیں آ سکتی تھی؟ اس کا ذہن تڑخ رہا تھا۔ رضیہ اسے وہ سوٹ دکھا رہی تھی جو شمو نے منگنی کے موقع پر پہننا تھا۔ میرون اور گولڈن کلر کی پشواس تھی، بہت خوبصورت نازک سی انگوٹھی بھی تھی، گولڈن سینڈل۔ غرض ابا نے اپنی بہو کے لیے بہت اچھی چیزیں لی تھیں۔ باسط کے لیے بھی انہوں نے بوسکی کا شلوار سوٹ بنوایا تھا۔ باسط کو یقین تھا یہ سوٹ مسعود چچا کی طرف سے ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ عصر کی نماز کے بعد لاؤنج ہی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صوفے پر وہ بیٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد شمو کو بھی رضیہ نے لا کر اس کے برابر میں بٹھا دیا۔ شمو نے لمبا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ لو بھائی، انگوٹھی پہناؤ۔ ابا نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑائی۔ ابا جی میں؟ وہ ششتر تھا۔ یار آج ہم بھی اپنی ریت بدل دیتے ہیں، بلکہ بدل ہی دی۔ پہلے کبھی لڑکی کو لڑکے کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا، ہم نے سوچا یہ رسم بھی بدل دیں۔ انگوٹھی بزرگوں کے بجائے تم دونوں ایک دوسرے کو پہناؤ، محمود حسن نے محبت سے کہا۔ باسط نے کپکپاتے ہاتھوں سے انگوٹھی شمو کو پہنائی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی اس پل۔ پھر شمو نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ابا اور مسعود چچا ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رضیہ شمو کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ محمود حسن نے آئندہ ماہ کی چاند کی 14 تاریخ شادی کی رکھ دی۔ مسعود چچا اور ایوب کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ محمود حسن نے باسط کی طرف دیکھا جو انہیں پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں ابا جی، جو آپ کی مرضی۔ باسط نے سر جھکا دیا۔ پھر مغرب کی اذان ہونے لگی تو محمود حسن، مسعود اور ایوب کے ساتھ مسجد چلے گئے تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رضیہ نے پوچھا۔ کمرے میں، باسط نے کہا۔ کھانا لاؤں؟ رضیہ کہہ رہی تھی۔ مجھے چائے لا دو، باسط نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ دروازے پہ ہی ٹھٹک گیا تھا۔ وہ جانماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، سفید چادر کی بغل مارے۔ اس کا سبھی چہرہ اور بھی جاذب نظر اور پاکیزہ نظر آ رہا تھا۔ شاہمین؟ اس کے دل کے سمندر میں اس نام کا پتھر پڑا۔ مگر شاہمین یہاں کہاں؟ باسط نے سر جھٹکا، آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں، مگر نہ یہ تصور تھا نہ آنکھوں کا دھوکا، وہ واقعی شاہمین تھی۔ باسط کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگی، پھر جانماز طے کر کے میز پر رکھنے کے بعد اس کے قریب آ گئی۔ باسط یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کے فرش گیلے ہو رہے تھے۔ پہچانا نہیں؟ اس نے باسط کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم یہاں کیسے؟
बासित ने बमुश्किल कहा। बासित, सॉरी, मैं गलत थी, मैं कमसर्व थी, औकात से बढ़कर मिला था ना, इसलिए कदर न कर सकी, वो कह रही थी। मुझे यहाँ रहकर पता चला कि वालदैन क्या होते हैं। अब्बा अम्मा इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि मुझे बार बार अफसोस होता रहा कि मैं इतना अरसा उन्हें गलत समझती रही। बासित, असल में गलत मैं खुद थी। तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो कराची। बासित की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझे यहाँ अब्बा लाए थे और मैं कराची नहीं गई थी। तुम दूसरी शादी करना चाहो और मैं मैदान छोड़ दूं? तुम्हें यहाँ अब्बा लाए? वो हैरान था। हाँ, जब तुमने अब्बा को बताया कि किन वजूहात की बिना पर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, तब अब्बा ने मुझसे बात की। मैं तो पहले ही तुमसे दूर होने के ख्याल से मर रही थी। मुझे तो अब पता चला था बासित कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब्बा ने मुझे बताया कि तुम्हें मुझसे क्या क्या शिकायत हैं। वो नीचे बैठ गई। बासित, हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मैं या मेरी बहनें कुछ नहीं सीख सकी। मम्मी को अपनी सोशल एक्टिविटीज से फुर्सत न थी। हमने कभी नहीं देखा कि हमारी मम्मी ने डैडी को नाश्ता करवाया हो या हम बच्चों के लिए वो रातों को जागी हों। हमें हमारे नौकर पालते और कुक हमारे खाने का ख्याल रखते थे। हमारे वालिदैन को कोई गर्ज नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी पसंद से हमने शादी की। शर्मीन और महरीन ने तो अपनी क्लास के लड़के पसंद किए, मगर मेरी चॉइस तुम थे। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे, इसलिए मुखालफत की गई, वरना हमारे वालिदैन को तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो हमारे लिए रिश्ते तलाश करें। मेरे दोनों भाइयों की भी पसंद की शादी है। तो बासित, तुम खुद बताओ, मैं क्या करती? मेरी माँ कभी मेरे बाप के लिए परेशान नहीं हुई, न मेरे बाप ने मेरी माँ पर रोक टोक की। जैसी जिंदगी वो गुजार रहे थे, मैं भी ऐसी ही जिंदगी गुजारने लगी। वाकई मुझे तुम्हारी परवाह नहीं थी। मुझे पता था मुलाजमा तुम्हें नाश्ता करा देती है, जबकि ये मेरा फर्ज था। बासित, शाहमीन की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बासित, मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि औरत और मर्द का रिश्ता क्या है। सिर्फ बिस्तर तक ये रिश्ता महदूद नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी जरूरियात और ख्वाहिशात हैं। मर्द अगर औरत का साहिबान है तो औरत को भी उसके लिए खिला गुलाब होना चाहिए, जिसकी खुशबू से मर्द का दिल और घर मुअत्तर हो जाए। शाहमीन ने आंसू पोंछे। बासित हकदक उसकी बातें सुन रहा था। यहाँ आकर मैंने देखा कि अम्मा कैसे अब्बा का एहतराम करती हैं। उनके लिए सुबह सुबह चाय बनाती हैं, फिर उनका नाश्ता बनाकर मेज पर रखती हैं और खुद भी साथ ही बैठ जाती हैं। अब्बा नाश्ता करते हैं, वो दूध का ग्लास देती हैं, फिर अगर वो चाय पिए तो प्याली में चाय डालती हैं। उन्होंने कभी सकीना से नहीं कहा कि वो अब्बा को कोई चीज जाकर दे। अम्मा कहती हैं ये मेरा फर्ज है। अब्बा जाएं तो अम्मा उन पर पता नहीं क्या क्या पढ़कर फूंकती हैं। उनके जाने के बाद भी कितनी देर उनके लब हिलते रहते हैं। अब्बा घर में दाखिल हों तो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं। अब्बा सलाम करते हैं। मगर बासित, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था। डैडी घर से जाते ऑफिस तो मम्मी सोई होती थी। जब आते तो मम्मी घर में ही नहीं होती थी। फिर भला बताओ, मैं ऐसे माहौल में क्या सीखती? तुम चाहते थे मैं वैसी हो जाऊं जैसे तुम्हारी माँ है ना? हाँ, बासित के लबों से हल्की सी आवाज निकली। अब्बा ने मुझे कहा था बासित का दिल बहुत अच्छा है, बस उस पर तवज्जो दो। जिस तरह बीवी को मर्द पर तवज्जो देनी चाहिए, वो कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा। फिर उनके कहने पर मैं यहाँ आ गई। मैं वैसी बन रही हूँ जैसी तुम चाहते हो बासित। तुम मुझे माफ कर दो। बासित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो तो इस सिचुएशन के बारे में सोच भी नहीं सकता था। प्लीज बासित, शाहमीन ने उसके हाथ थाम लिए। मुझे माफ कर दो बासित, यकीन करो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम बेशक रह सकते हो मगर मैं। शाहमीन ने उसके घुटनों पर सर रख दिया और बिलक बिलक कर रो दी। शामू, बासित के लब वाह हुए। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर मैं अब तक शॉक्ड हूँ कि सब ने मुझे हवा ही नहीं लगने दी। सबने तुम्हारा साथ दिया। वो शामीन के आंसू उंगली से साफ कर रहा था। सब बहुत अच्छे हैं बासित, और वो नायला तो इतनी पक्की है कि कहती थी मामी आप मामा के सामने न जाना। शामीन बता रही थी। यानी यहाँ मेरे खिलाफ सबने महाज बना लिया था? बासित बोला। अच्छे लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, और तुम तो अब्बा अम्मा के बेटे हो। वो भला तुम्हारी खुशी में खुश ना होते?
ایک بات کہوں باسط؟ اب ہم یہیں رہیں گے، شامین بولی۔ یہ علاقہ، یہ گھر تمہارے سٹینڈرڈ کا ہے؟ باسط نے پوچھا۔ باسط علاقوں اور گھروں سے کچھ نہیں ہوتا، انسان اچھے ہونے چاہیے۔ میں ابا اماں کے ساتھ رہوں گی، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ تم وہ گھر چاہے سیل کر دو یا رینٹ آؤٹ کر ڈالو، مجھے بس یہیں رہنا ہے۔ اس گھر میں بہت سکھ ہے، محبت ہے۔ اور اگر آمنہ بھی آ گئی تو؟ باسط نے پوچھا۔ تو کیا ہے، ہم مل جل کر رہیں گے۔ اماں کی زیر تربیت میں صبر و برداشت کا ہنر بھی سیکھ لوں گی۔ اور کیا سیکھو گی؟ باسط نے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں قابو کرنے کا طریقہ۔ شامین نے باسط کا ہاتھ تھام کر چوم لیا اور باسط نے اس کی مانگ پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، اگلے سال ہمارے آنگن میں بچے کی قلقاریاں ہونی چاہیے، انشاءاللہ۔ شامین نے ہولے سے کہہ کر آنکھیں موند لیں اور بہت سارا سکون اس کے اندر لہروں کے مانند اتر گیا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔